देश वापस आते ही मेरी सी ईओएक्स गर्लफ्रेंड ने सबसे पहले मुझे अपने बेड से बांधा और बुरी तरह पीटा। सिर्फ इसलिए क्योंकि 3 साल पहले उसके बाप ने मेरी औकात याद दिलाते हुए कहा था कि मैं एक गांव का गवार हूं और उसकी बेटी के लायक नहीं। फिर उसने मुझे चीटिंग के झूठे इल्जाम में फंसा दिया। दिल टूटने के बाद वह देश छोड़कर चली गई। 3 साल बाद मेरी किसी और से शादी हो चुकी थी। किसको पता था कि मेरी बीवी का पहला प्यार अचानक वापस आ जाएगा। बिना एक पल सोचे उसने मुझे लात मारकर डिवोर्स दे दिया। जब मैं गम में डूबा शराब पी रहा था, गलती से मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल लगा दिया। नतीजा, अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा जिस्म रस्सियों से बुरी तरह जकड़ा हुआ था। तभी बेडरूम का दरवाजा झटके से खुला। नहाकर सीधा बाहर आती सफेद नाइट गाउन पहने सुकिंगरू नंगे पांव अंदर आई। उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए। मेरा दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। "ड- तुम यहां क्या कर रही हो?" बेड के पास खड़ी सुकिंगरू ने एक खतरनाक हंसी हंसते हुए कहा। "यह मेरा घर है। तुम बताओ मैं यहां क्यों हूं? काफी लंबा वक्त बीत गया है ना, मेरे धोखेबाज एक्स बॉयफ्रेंड?" उसकी आंखों में एक जानलेवा गुस्सा था जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मुझ पर बंधी जंजीरों को देखते हुए मैंने हकलाते हुए कहा, "हमारा बस ब्रेकअप हुआ था। हम कोई जानी दुश्मन थोड़ी हैं। तुम्हें शांत होना चाहिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है।" सो किंगरू ने पास रखा फेदर डस्टर उठाया और पूरी ताकत से मेरी टांग पर मारा। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। "मैं पूछूंगी और तुम जवाब दोगे। अगर तुमने झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें समुद्र में मछलियों का चारा बनने फेंक दूंगी। फिर तुम्हारे फोन की पूरी ब्राउजर हिस्ट्री ऑनलाइन लीक कर दूंगी।" कितनी जहरीली औरत है। मुझे चुप देखकर सुकिंगरू आगे बोली, "पहला सवाल, तुमने उस वक्त मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था?" यह सवाल सुनकर मैं एक पल के लिए चुप रहा और अचानक सिर उठाकर हंसते हुए बोला, "और क्या वजह हो सकती है? जाहिर सी बात है, मुझे तुम्हारी आदत उतर गई थी। रोज तुम्हारे साथ चिपके रहने से मैं पक गया था।" यह सुनते ही बेडरूम का माहौल अचानक सर्द पड़ गया। हवा में एक और सन्नाटे भरी आवाज गूंजी। डस्टर फिर से मेरे जिस्म पर जोरदार तरीके से पड़ा। "तुम झूठ बोल रहे हो!" सुकिंगरू की आंखें मुझे कच्चा चबा जाने वाले गुस्से से घूर रही थीं। फिर उसने एक पुरानी पीली पड़ चुकी फोटो निकाली। "अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं तो तुमने मेरी फोटो अब तक क्यों संभाल कर रखी है? तुम्हारी मेरे सूटकेस को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई?" बेड से बंधे हुए मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मैं पूरी ताकत से फड़फड़ाने लगा। "वह मेरी है, मुझे वापस दो!" सुकिंगरू ने एक और फोटो निकालकर मेरे मुंह पर फेंक मारी। "दूसरा सवाल, मुझे इस फोटो का सच बताओ। जब तुम मेरे साथ थे, तुम किसी और लड़की के साथ गुलझर्रे उड़ा रहे थे और मुझे कभी भनक तक नहीं लगी।" ये दो लोगों की फोटो थी, एक लड़का और एक लड़की जो बीच पर हाथ में हाथ डाले घूम रहे थे, और उसमें वह लड़का मैं था। ये फोटो उस वक्त सुके किंगरू के बाप ने उसे दी थी और इसी फोटो को देखने के बाद उसने पूरी तरह टूटकर विदेश जाने का फैसला किया था। मैंने इस फोटो को घूरा, मेरी आंखें फटकर बाहर आने को थीं। "सुन लो मिस सू, तुम्हारे हाथ लगना मेरी सबसे बड़ी किस्मत खराबी थी। मुझे जान से मार दो या पीटो, ये तुम्हारी मर्जी है, पर मुझ पर कीचड़ उछालने की कोशिश मत करना। मैं वांग यू भले ही गरीब हूं पर मेरा जमीर जिंदा है। मैं कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता।" खेल साफ था। यहां सिर्फ दो ही बातें हो सकती थीं, या तो वांग यू सफेद झूठ बोल रहा था या फिर इस फोटो के पीछे कोई बड़ा झोल था। वांग यू को लगातार गालियां बकने देख सुकिंगरू ने शांति से फोटो वापस रख दी। शुरू से लेके अंत तक की पूरी कहानी का उसे एक अंदाजा लग चुका था। उसे बस अब सच्चाई की परख करनी थी। सुकिंगरू सीधा बेडरूम से बाहर निकली और नीचे चली गई। उसने दरवाजे पर खड़े बॉडीगार्ड को उन दोनों में से एक फोटो पकड़ा दी। "किसी को लगाओ और पता करो कि यह फोटो असली है या फेक। देखो, कहीं किसी ने इसे एडिट करके गेम तो नहीं खेला।" इसके बाद सुकिंगरू ने किचन में ऑर्डर दिया कि वांग्यू के लिए कांजी बनाकर भेजी जाए। पर कुछ ही देर बाद शेफ वह खाना वापस नीचे ले आया। उसने लाचारी से कहा, मिस्टर वांग ने खाने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कुछ और भी कहा।" सुकिंगरू के माथे पर शिकन आ गई। शेफ थोड़ा हिचकिचाया और फिर सच उगल दिया। "उन्होंने कहा, अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो आगे से रात में अकेली मत निकलना, वरना अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो वह तुम्हारा पिछवाड़ा लाल कर देगा।" यह शब्द सुनते ही सुकिंगरू, जिसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ था, फिर से आग बबूला हो उठी। उसने गुस्से से वह खाने का बाउल उठाया और खुद तेज कदमों से ऊपर गई।
इस घटिया आदमी को सच में एक कड़क सबक सिखाने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ एक विला में एक्स बीवी शिया सिफेई जैसे ही अपने कमरे से बाहर आई, उसने अपने पहले प्यार सुदोजून को किचन में बिजी देखा। उसके होंठों पर अपने आप एक मुस्कान तैर गई। उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, और सुजून के उसका पहला प्यार होने की एक बड़ी वजह थी। वह हैंडसम, लंबा और एक परफेक्ट फिजिक के साथ गजब का डैशिंग था। हालांकि वह वांग्यू जितना गुड लुकिंग नहीं था, पर उसकी हर अदा में एक अजीब सी नरमी थी। तभी सुजून ब्रेस्ट पोर्क की एक प्लेट लेकर किचन से बाहर आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सिफेई तुम उठ गई, सही वक्त पर आई हो। देखो मैंने क्या बनाया है, यह सब तुम्हारी पसंद का है। शिया सिफेई ने बैठने के बाद बड़ी उम्मीद से खाना टेस्ट करने के लिए चॉपस्टिक्स उठाई, पर जैसे ही उसने वो मीट का टुकड़ा चखा, उसकी सारी एक्साइटमेंट एक झटके में खत्म हो गई। फिर भी उसने जबरदस्ती उसे निगल लिया। पिछले 3 सालों से उसका पेट वांग्यू के लाजवाब खाने का आदी हो चुका था। अब कोई आम सी डिश उसकी भूख कैसे मिटा सकती थी। खाते वक्त दोनों पुरानी यादों के बारे में बात करने लगे। माहौल को रोमांटिक बनता देख सुजून ने धीरे से उसका छोटा सा हाथ अपने हाथ में ले लिया। शिया सिफेई नेचुरली हाथ छुड़ाना चाहती थी, पर उसने खुद को रोक लिया। उसने सुजून को धीरे से कहते सुना, सिफेई मैं इस बार सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया हूं। रास्ते भर मैं यही सोच रहा था। मैं इस हफ्ते टाइम निकालकर तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूं और उन्हें हमारे फ्यूचर के बारे में बताना चाहता हूं। उस वक्त मुझे तुम्हारी। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, एकदम सही वक्त पर शिया सिफेई का फोन बज उठा। वह उसकी मां का कॉल था। तुम खा लो, मैं जरा ये कॉल अटेंड कर लूं। किचन में जाकर शिया सिफेई ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से उसकी मां की गुस्से भरी आवाज आई, ए लड़की तूने फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगाई? शिया सिफेई ने एक झूठे एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, मॉम सब ठीक तो है ना? कुछ खास नहीं, मैं बस सोच रही थी कि तुम और वैंग यू काफी टाइम से घर नहीं आए हो और अगले हफ्ते तुम्हारे दादाजी आ रहे हैं, तो तुम दोनों को एक फैमिली डिनर के लिए घर आना चाहिए। हाँ मुझे पता है। यह सुनकर शिया सिफेई ने बिना सोचे समझे हां कह दिया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी फैमिली को वांग्यू के साथ डिवोर्स के बारे में कैसे बताएगी। अगर उसने सच बोल दिया तो उसकी फैमिली कभी इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देगी। अब उसके पास एक ही रास्ता था, वांग्यू को ढूंढकर अपने साथ इस नाटक को तब तक चलाना जब तक वह बात को टाल सके। पर किसी को उम्मीद नहीं थी कि सुजून ने छुपकर यह सारी बातें सुन ली थीं। खासकर जब उसने वांग्यू का नाम सुना, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगा। असलियत तो यह थी कि उसके देश वापस आने की इकलौती वजह शिया फैमिली की बेशुमार दौलत थी। विदेश जाने के कुछ टाइम बाद ही उसकी फैमिली सड़क पर आ गई थी और उन पर करोड़ों का कर्जा चढ़ चुका था। मजबूरी में उसने आखिरी मोहरा शिया सिफेई को चुना। जब तक उसे शिया फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी मिल सकती थी, वह न सिर्फ अपने कर्जे चुका सकता था, बल्कि बचा हुआ पैसा उसकी पूरी जिंदगी ऐश से गुजरने के लिए काफी था। और रही बात उस कचरे वांग्यू की, वह तो बस एक 2 कौड़ी का गवार था। उसकी औकात कैसे हुई उससे एक औरत के लिए टक्कर लेने की? बेड पर पड़ा हुआ, पूरी तरह बेबस, मैंने थूक निगलते हुए मुझे पैरों तले दबाती सु किंगरू को देखा। मैंने डरी हुई आवाज में कहा, तुम चाहती क्या हो? कान खोलकर सुन लो। अगर तुम मेरे जिस्म पर हक जमा भी लो, मेरी रूह तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। सुकिंगरू ने अपना एक पैर जोर से मेरी छाती पर रखा और गरम खाने का बाउल पकड़े हुए एक जोरदार ताना मारा। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरा पिछवाड़ा लाल कर दोगे? मैं यहीं खड़ी हूं, आओ और करके दिखाओ अगर तुम में दम है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। हम्फ, मजाक ही होना चाहिए। सुकिंगरू का मूड मेरे साथ बकवास करने का बिल्कुल नहीं था। वह मेरे बगल में बैठ गई और चम्मच से खाना मेरे मुंह के पास ले आई। अगर तुमने यह नहीं खाया तो मैं तुम्हें पीट पीट कर जान से मार दूंगी। कोई नाटक न करते हुए मुझे इस बेइज्जती को बर्दाश्त करना पड़ा और उस खैरात के खाने को निगलना पड़ा। चुड़ैल औरत, बस तू रुक जा। एक बार मैं यहां से निकल जाऊं, मैं तुझे मेरी असली औकात दिखाऊंगा। हालांकि मैंने यह सोचा, पर अपने पास बैठी उस लड़की की महकती खुशबू ने मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून भर दिया। पर यह आखिर में सिर्फ एक झूठा धोखा था। सुकिंगरू और मेरा साथ होना किस्मत में लिखा ही नहीं था। हमारी औकात का फासला जमीन और आसमान जैसा था। सुकिंगरू वांग्यू के ऊपर से हटी और दरवाजे पर खड़े बॉडीगार्ड को आवाज दी। बॉडीगार्ड ने एक कैंची निकाली और मेरी रस्सियां काट दी। उसने जंजीर भी हटा दी। सुकिंगरू हाथ बांधे साइड में खड़ी एक एटीट्यूड के साथ बोली, तुम आजाद हो,
जब तक मेरा मूड ठीक है बेहतर होगा यहां से दफा हो जाओ, वरना अगर मुझे बाद में पछतावा हुआ यह सुनने के बाद मेरी और ज्यादा रुकने की हिम्मत कैसे होती। मैं हड़बड़ी में बेड से कूदा और बिना पीछे मुड़े कमरे से भाग निकला। जब मैं विला के बाहर आया, ड्राइवर पहले से ही नीचे वेट कर रहा था। सेकंड फ्लोर की बालकनी पर खड़ी सुकिंग्रू हाथ बांधे उस गाड़ी को जाते हुए देख रही थी, और उसके दिमाग में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। उसके पास खड़े बॉडीगार्ड ने शांति से रिपोर्ट दी, मिस, हमने पता लगा लिया है, वह फोटो पूरी तरह से एडिटेड थी, उसे कई फोटोज को जोड़कर बनाया गया था। किसी आम आदमी के लिए इसका असली या नकली होना पहचानना नामुमकिन है। किसने यह फोटो लीक की थी और किसने छुपकर उसकी और वांग यू की जिंदगी बर्बाद करके उन्हें अलग किया था। सुकिंग्रू दूर आसमान में देखने लगी। उसकी आंख से एक आंसू का कतरा गालों पर फिसल गया। वांग यू, इस बार मैं किसी को हमें अलग नहीं करने दूंगी। जो कोई भी हमारे रास्ते में आएगा वह सीधा मेरा दुश्मन बनेगा। ड्राइवर ने वांग यू को सिटी सेंटर छोड़ा और वापस चला गया। मैंने अपनी घड़ी देखी। सुबह के लगभग 10 बजे बज रहे थे। मैंने अपने फोन से एक कैब बुक की। मैं आजकल जहां काम करता हूं वह एक पब्लिक बाथ हाउस है। मेरे काम करने का वक्त सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक है। यह शहर में बचे कुछ गिने चुने पुराने बाथ हाउसेस में से एक है। सुबह के वक्त भी काफी पुराने कस्टमर्स यहां नहाने के लिए आते हैं। लगभग 20 साल की एक लड़की एप्रन पहने सूखे पत्ते झाड़ू से साफ कर रही थी। तभी दूर से एक गाड़ी आई और सीधा बाथ हाउस के दरवाजे पर आकर रुकी। गाड़ी से उतरने वाले शख्स को देखते ही जियांग शियाओयू की आंखें चमक उठी। वांग यू भैया, गुड मॉर्निंग, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ, गुड मॉर्निंग। पता नहीं कहां से एक नाटा मोटा आदमी अचानक से टपक पड़ा, जिसकी हाइट मुश्किल से 1.6 मीटर होगी। उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए और आंख मारते हुए कहा, श्याओयू, तुम्हारे ले भैया भी यहां हैं, मेरे लिए कोई हेलो नहीं। उसे देखते ही जियांग शियाओयू का मुंह बन गया। ऐ गेंडे, क्या तू मुझसे दूर रह सकता है? उस मोटे ने दिल टूटने की ओवर एक्टिंग करते हुए छाती पकड़ ली। तेरा दोगलापन तो देख, इस वांग यू के आते ही तेरे चेहरे पर रौनक आ जाती है, पर मेरे लिए इतना पत्थर दिल क्यों? इन दोनों को इस तरह लड़ते देख मेरा खराब मूड तुरंत ही काफी ठीक हो गया। जियांग शियाओयू इसी बाथ हाउस के मालिक की बेटी है। पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट न होने के चक्कर में उसने शुरू में ही स्कूल छोड़ दिया था ताकि अपने फैमिली बिजनेस में हाथ बटा सके। और रही बात इस मोटे की, इसका नाम हान कांग है। यह ग्रेजुएशन के बाद से मेरे गिने चुने दोस्तों में से एक है। यह बंदा एक टॉप लेवल का वेल्ला गेमर है। उसके दोनों माँ बाप गुजर चुके हैं, पर उसके नाम एक प्रॉपर्टी की मोटी वसीयत छोड़ गए। जब तक वह बेवकूफों की तरह पैसे नहीं उड़ाता, यह पैसा उसकी जिंदगी ऐश से काटने के लिए काफी है। हान कांग ने जिंदगी का थोड़ा एक्सपीरियंस लेने का बहाना बनाकर बाथ हाउस में वांग यू के पीछे पीछे आकर काम करना शुरू कर दिया था। वह तीनों बाथ हाउस के अंदर गए। तभी दरवाजे से 2 अनजान चेहरे अंदर दाखिल हुए। बाथ हाउस के मालिक जियांग दाजुआंग ने उन्हें देखा और आगे बढ़कर स्वागत किया। मूनलाइट बाथ हाउस में आपका स्वागत है। आप दोनों नए चेहरे लग रहे हैं, जरूर यहां पहली बार आए हैं, है ना? हमारे पास पब्लिक पूल्स भी हैं और प्राइवेट पूल्स भी। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, उन्होंने उसे बीच में ही टोक दिया। शिया सिफेई ने आसपास नजर दौड़ाई। उसकी आंखों में यहां के लिए साफ नफरत थी। मैंने सुना है वांग यू यहां काम करता है, क्या वह यहां है? उसे कहो मुझे उससे किसी बहुत जरूरी काम से मिलना है। वांग यू का नाम सुनकर मालिक एक पल के लिए थोड़ा चौंक गया, पर फिर भी उसने घूमकर अंदर आवाज लगाई, वांग यू, आपसे मिलने कोई आया है। मैंने थोड़ा शक के साथ अपना सिर घुमाया और देखा कि यह शिया सिफेई थी। मेरी भौहें तुरंत तन गईं। यह औरत यहां मुंह उठाकर क्यों चली आई? शिया सिफेई के बगल में खड़ा सुजून कचरे की बदबू आने जैसा नाटक करते हुए नाक के सामने हाथ हिलाने लगा। सिफेई, तुम्हारी बात खत्म होते ही हम यहां से दफा होते हैं। यह जगह बैक्टीरिया से भरी होगी। हम यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते। एक ही पूल में नंगे लोगों की भीड़ ऐसी जमा है जैसे गधे में सुअर। मुझे सच में समझ नहीं आता कि आज के जमाने में भी ऐसी घटिया पब्लिक बाथ हाउसेस एग्जिस्ट कैसे करती हैं। यह शब्द बोलते ही आसपास का पूरा माहौल एकदम गर्म हो गया। चाहे वह आसपास के लोग हों या बाथ हाउस का स्टाफ, सबने सुजून को खा जाने वाली नजरों से घूरा। शिया सिफेई के माथे पर और लकीरें पड़ गईं। अपने पहले प्यार के 3rd क्लास IQ पर उसे गुस्सा आ रहा था। वह इस बार वांग यू के साथ एक डील करने आई थी और अब इसकी एक बकवास लाइन ने यहां के हर इंसान से पंगा ले लिया था।
अब वह अपना काम कैसे निकाले। तभी एक और आवाज ने ठंडे दिमाग से ताना मारा, मुझे नहीं पता यहां गंदगी है या नहीं, पर किसी के मुंह से बड़ा घटिया कचरा जरूर निकल रहा है। वह बदबू यहां की हवा खराब कर रही है। हान कांग ने पूरा साथ देते हुए अपनी नाक बंद की और उल्टी करने का नाटक किया। ए गेंडे, तू क्या बकवास कर रहा है? सो जून ने गुस्से से आग बबूला होते हुए घूरा। वह आपे से बाहर होने ही वाला था कि शिया सिफेई ने उसे रोकने के लिए हाथ उठा दिया। उसने बड़े घमंड में अकड़ते हुए सीधा वांग यू की आंखों में देखा। कहीं बैठकर बात करते हैं। यह सुनकर मैं पीछे मुड़ा और बगल वाले ब्रेक रूम की तरफ चल दिया। जैसे ही ब्रेक रूम का दरवाजा बंद हुआ, शिया सिफेई सीधा पॉइंट पर आ गई। मेरे दादाजी अगले हफ्ते आ रहे हैं। मुझे चाहिए कि तुम पहले की तरह ही मेरे साथ पति पत्नी होने का नाटक करते रहो। पैसों की फिक्र मत करो। डिवोर्स वाले 2 मिलियन अब भी तुम्हारे हैं। और हां, मैं तुम्हें एक ढंग की नौकरी भी दिला सकती हूं, जो कम से कम यहां कुत्तों की तरह लोगों की नौकरी करने से तो 1000 गुना बेहतर होगी। तो बोलो, मंजूर है? शिया सिफेई ने पूरे ओवर कॉन्फिडेंस में अपना सिर उठाया। उसे रत्ती भर भी नहीं लगा था कि वांग यू इस बढ़िया डील को मना करेगा। एक गांव से आए बेचारे गवार के लिए 2 मिलियन और एक पक्की नौकरी तो किसी लॉटरी से कम नहीं थी। मैं इनकार करता हूं। तो तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी भलाई किसमें है। टेंशन मत लो जब तक तुम। अपनी लाइन के बीचों बीच शिया सिफेई को समझ आया कि उसने असल में क्या बोला। उसने एकदम शौक में वांग यू की तरफ देखा। तुमने अभी क्या कहा? मैंने मुंह बनाया। मैंने कहा मैं इनकार करता हूं। क्या इस बार ढंग से सुनाई दिया? मैंने उस दिन सब कुछ बिल्कुल क्लियर कर दिया था। अब से हमारा एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है। तुम्हें अपनी फैमिली का नाटक संभालना है तो यह तुम्हारा दर्द है। इन सब पंगे में मेरा क्या काम? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे 2 मिलियन के पीछे कुत्ते की तरह भागूंगा? क्या तुम नहीं भागोगे? शिया सिफेई ने हैरानी से पलटकर पूछा। उसके इस अजीब ओवर कॉन्फिडेंस को देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने चुपचाप ब्रेक रूम के दरवाजे की तरफ उंगली कर दी। मतलब साफ था, शिया सिफेई का घमंड उसे झुकने नहीं दे सकता था। मजबूरी में वह खड़ी हुई और झिझकते हुए बोली, जब दिमाग ठिकाने आ जाए और सोच लो तो मुझे कभी भी कॉल कर लेना। तुम्हारे पास इस बारे में सोचने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है। यह बोलकर वह घूमी और दरवाजे को धक्का देकर चली गई। सुजून उसके पीछे तुरंत बाहर नहीं गया। उसकी बजाय उसने एक शातिर हंसी के साथ वांग यू की तरफ देखा। वांग यू, सच कहूं तो 3 साल तक मेरी सिफेई का ध्यान रखने के लिए मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, पर अब अपनी औकात में रहना सीख लो। अब से सिफेई से बिल्कुल दूर रहना। एक लुच्चे भिखारी को अपनी औकात और अपनी हद पता होनी चाहिए। यह सीधी धमकी देने के बाद उसने अपना कॉलर झाड़ा और हवा में उड़ते हुए मूनलाइट बाथ हाउस से बाहर निकल गया। उसके दफा होने के बाद मैंने ठंडे दिमाग से अपना फोन निकाला, अपनी एक्स सास का वीचैट खोला, एक लंबा चौड़ा मैसेज टाइप किया और सीधा सेंड दबा दिया। अगर मैंने तुम लोगों को सबक नहीं सिखाया तो तुम सब मुझे सच में एक फट्टू कुत्ता समझ लोगे। शिया सिफेई की मां की शातिर पर्सनैलिटी को देखते हुए मुझे यकीन है कि इन दोनों की हवा निकालने के लिए यह अकेला मैसेज काफी है। जैसे ही वांग यू अपने आप से बतियाने में लगा था, एक कॉल आया। कॉलर आईडी पर पागल औरत लिखा था। कॉल उठाने के बाद उस तरफ से उसकी एकदम कड़क क्लियर आवाज आई, आज रात ठीक 8 बजे मैं जियांगचेंग होटल में तुम्हारा वेट करूंगी। लेट होने की गलती बिल्कुल मत करना। मैं नहीं आ रहा। तुम्हें क्या लगता है तुम जब चाहो मुझे अपनी उंगली पर नचा सकती हो? अगर कोई जरूरी काम ना हो तो मुझे कॉल मत करना। हमारा ब्रेकअप हो चुका है और उसके अलावा मैं अब एक शादीशुदा मर्द हूं। कृपया मुझसे प्रॉपर दूरी बनाए रखें। यह बोलते ही मैंने बिना सोचे सीधा फोन काट दिया। मैं मजा लेता हुआ धुन गुनगुनाने लगा और वापस अपने काम पर चला गया। वहीं दूसरी तरफ एक शानदार और लग्जरियस ऑफिस में बैठी सुकिंगरू ने अपने फोन पर डिस्कनेक्ट हुई कॉल को घूरा। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा क्रोधित हो चुका था। उसने इस बार इस लड़के से ठीक से बात करने का प्लान बनाया था, पर लगता था कि उसका छोटा वांग यू थोड़ी ज्यादा अकड़ दिखा रहा था। अगर वह सीधी तरह लाइन पर नहीं आने वाला था तो उसकी औकात ठिकाने लगाने के लिए उसे ढंग से सबक सिखाना पड़ेगा। डिनर के बाद मैं और हान कांग बाथ हाउस से अपनी छोटी सी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर निकल गए। ए गेंडे, 2 साल में तू पूरे 30 का बुढ़ा हो जाएगा। क्या तूने हान खानदान का नाम आगे बढ़ाने के लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढने का ख्याल छोड़ दिया है? इस फैंटेसी वर्ल्ड में दिन भर पड़े रहना मस्त लगता होगा, पर आखिर में वह सब फेक है। असलियत में ही तू एक्सपीरियंस कर सकता है कि सच्ची खुशी आखिर होती क्या है। यह सुनकर ड्राइव करते हुए हान कांग ने डाउट में पूछा, तो तुम्हारी 3 साल से शादी हो रखी है, क्या तुम सच्ची में खुश हो? आज जो वह ब्यूटी आई थी वह तुम्हारी बीवी थी ना?
वह और वह गंदे मुंह वाला आदमी एक दूसरे से थोड़ा कुछ ज्यादा ही क्लोज लग रहे थे। सिर्फ 2 सेंटेंसेस, और इन 2 सेंटेंसेस ने मेरा सीधा मुंह बंद कर दिया। ये लौंडा सच में जानता है बात कैसे करते हैं। हर लाइन सीधा कच्ची नस पर लगती है। कोई शक नहीं, इसे आज तक कोई लड़की नहीं मिली। तभी ये दूर से एक जानी पहचानी रोल्स रॉयस धर धराती हुई आ रही थी। वह इलेक्ट्रिक स्कूटी के इतने तेज करीब आती जा रही थी कि जैसे उसने ब्रेक मारने की कसम ही तोड़ दी हो। मुझे अचानक आज सुबह के वह होश उड़ा देने वाले कांड याद आए और मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। बिना कुछ समझाने का टाइम खराब किए मैंने हड़बड़ी में हान कांग पर चिल्लाया, फुल स्पीड दे। बेचारी छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटी में जैसे अचानक किसी ने जान फूंक दी और वह तेजी से आगे भागी। पर फिर भी रोल्स रॉयस हमारे बिल्कुल चिपक कर पीछे पड़ी थी। आखिर एक इलेक्ट्रिक स्कूटी सिर्फ एक स्कूटी होती है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी आखिरी लिमिट थी। गली इतनी पतली थी कि वहां कार घुस ही नहीं सकती थी। हम फिलहाल के लिए बच गए थे। तभी हान कांग ने घबराते हुए पूछा, यू भाई, क्या तुमने किसी से पंगा ले लिया है? उस कार की कीमत मेरी जिंदगी से भी ज्यादा है। उनकी औकात बहुत बड़ी है। हम इनसे दुश्मनी नहीं ले सकते। हम मरेंगे तो नहीं ना? अगर मैं मर गया तो मेरी ढेर सारी बीवियों का क्या होगा? उसकी फटी हुई शक्ल देखकर मैंने उसे तसल्ली दी। टेंशन मत ले, जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। बस उस कार वाले की मुझे पीटने की बहुत खुजली हो रही है, इसीलिए हमें भागना पड़ा। और हां, उस कार में जो औरत बैठी है ना, वो एक चुड़ैल है। उसका मूड अभी बहुत खराब है, तो वो पक्का तेरी भी हड्डियां तोड़ देगी। यह सुनते ही हान कांग की हवा निकल गई और उसने बिना कुछ बोले स्कूटर की स्पीड बढ़ा दी। हमारी छोटी सी इलेक्ट्रिक स्कूटर उस पतली गली से गोली की तरह बाहर निकली। पर इससे पहले कि हम चैन की सांस ले पाते, दोनों तरफ से आंखें चौंधियाने वाली हेडलाइट्स एक साथ हमारे ऊपर पड़ी। 7-8 काली गाड़ियों ने रास्ते के आगे और पीछे दोनों तरफ से निकलने का रास्ता ब्लॉक कर दिया था। कल जब मुझे जंजीरों से बांधा गया था, वो लाचारी याद आते ही मैंने दांत पीसते हुए फैसला कर लिया, गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आधा महीना हॉस्पिटल में कटना पड़ेगा। पर मेरे रिएक्ट करने से पहले ही स्कूटर अचानक जोर से हिली। हमारी पूरी इलेक्ट्रिक स्कूटर हवा में उछल गई। असल में आगे एक स्पीड बम्प था, पर अंधेरे की वजह से दिखा नहीं। किस्मत से हान कांग ने अपने भारी वजन का फायदा उठाया और स्कूटर को पकड़े रखा। पर मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। मेरा पूरा जिस्म हवा में उड़ गया। पास ही खड़े एक बॉडीगार्ड को अचानक कुछ आवाज सुनाई दी। उसने अनजाने में अपने हाथ फैलाए और मैं सीधा उसकी गोद में जा गिरा। हमारी नजरें मिलीं। माहौल इतना ऑकवर्ड था कि क्या बताऊं। मैंने झिझकते हुए उसे ग्रीट किया, हेलो, गुड इवनिंग। अगले ही सेकंड मेरे मुंह में एक कपड़ा ठूंस दिया गया और मुझे कचरे के डिब्बे की तरह हवा में उठा लिया गया। मैं कुछ कर नहीं सकता था, इसीलिए मैंने अपने जिगरी दोस्त की तरफ बेचारगी से देखा। हान कांग, जिसने अब तक स्कूटर संभाल ली थी, यह नजारा देखकर इमोशनल हो गया। तूने मुझे बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी। हचिमी, तू सच में मेरा सच्चा दोस्त है। ये बोलते ही उस धोखेबाज ने स्कूटर मोड़ ली और वहां से फुल स्पीड में फरार हो गया। मैं बेबस होकर उसे जाते हुए देखता रह गया। मेरी आंखों में मौत का डर था और मैं अंदर ही अंदर गालियां दे रहा था, कमीने वापस आ। उसी शाम जियांगचेंग के एक बहुत महंगे होटल के वीआईपी रूम में टेबल पहले से ही लजीज खानों से भरी हुई थी। सू किंगरू शांति से इंतजार कर रही थी। तभी कदमों की आवाज के साथ वीआईपी रूम का दरवाजा खुला। मैं अपना पिछवाड़ा सहलाता हुआ मरे हुए मन से अंदर दाखिल हुआ। ओए, तेरा दिमाग खराब है क्या? मैंने कहा था ना मुझे नहीं आना, फिर भी तूने मुझे उठाने के लिए इतने गुंडे भेज दिए। तुझे अंदाजा भी है कि इस वजह से मेरे पिछवाड़े का क्या हाल हुआ है? यह सुनकर सू किंगरू ने मेरी तरफ देखा और ठंडे दिमाग से बोली, अगर तुझे दर्द का एहसास है तो अगली बार चुपचाप मेरी बात मान लेना। फिर सू किंगरू ने मुझे वो सब बताया जो उसने पिछले 2 दिनों में इन्वेस्टिगेट किया था, और वो भी जो उसके साथ 3 साल पहले हुआ था। वो फोटो नकली थी। नए आशिक वाली बात भी एक झूठ था। यह सब किसी और का बिछाया हुआ जाल था। असली खेल अब शुरू हुआ था। सू किंगरू ने मेरी आंखों में देखा। मुझे पता था, इसीलिए तुम उस वक्त इतना अजीब बिहेव कर रहे थे। मेरे पिताजी ने जरूर मेरे पीठ पीछे तुमसे कुछ कहा होगा, है ना? मैंने कुछ नहीं कहा, पर मैंने इनकार भी नहीं किया। 3 साल पहले सू किंगरू के पिताजी ने मेरी औकात मुझे याद दिलाकर मुझे मिट्टी में मिला दिया था। खास तौर पर जब मुझे सू किंगरू की असली पहचान पता चली, मेरा कॉन्फिडेंस पूरी तरह चूर चूर हो गया। जियांगचेंग के सबसे अमीर आदमी की लाडली बेटी, जिसे हर कला में महारत हासिल थी। उसने जियांगचेंग यूनिवर्सिटी में प्रोविंस की टॉप स्टूडेंट के तौर पर एंट्री ली थी। फ्यूचर में
वो पूरे देश की सबसे बड़ी हस्तियों में शामिल होने वाली थी। और मैं एक गांव से आया था। मेरी पढ़ाई बस इतनी थी कि सिटी के टॉप 10 में मुश्किल से जगह बना पाऊं। मेरे पास अगर कुछ था तो बस थोड़ी बहुत खानदानी मेडिकल नॉलेज। सू किंगरू ने मेरे दिमाग में चल रही बातों को पढ़ लिया। उसने मुझे इशारा किया, वांग्यू, एक सेकंड इधर आना। क्यों? मैं शक के साथ उसके पास गया और अगले ही सेकंड सू किंगरू ने मेरे सिर पर एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। एक जोरदार छटाक की आवाज आई और उसके साथ मेरी दर्दनाक चीख। मैं जल्दी से पीछे हटा, अपना सूजा हुआ सिर पकड़कर मैंने उसे गुस्से से घूरा। तूने मुझे मारा क्यों? सू किंगरू ने और भी खतरनाक निगाहों से मुझे घूरा। मैंने तुझे इसलिए मारा क्योंकि तू एक नंबर का बेवकूफ है। तूने उस वक्त मुझसे बात क्यों नहीं की? अगर तूने मुझे बस एक फोन कॉल किया होता तो मैं इतने गुस्से में देश छोड़कर नहीं जाती और बात इतनी बर्बाद नहीं होती। भले ही वो हमेशा शांत रहती थी, पर अब वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जिस बॉयफ्रेंड को उसने 2 साल तक अपने हिसाब से ढाला, वो लगभग उसका हो चुका था, पर आखिर में उसके खुद के बाप ने सब बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से उसके 3 साल वेस्ट हो गए। अगर ऐसा ना हुआ होता तो शायद अब तक उसकी और वांग यू की शादी हो चुकी होती, उनका एक बच्चा भी होता। ये सोच सोच कर उसका गुस्सा और बढ़ता ही जा रहा था। इसीलिए सू किंगरू ने अपने गुस्से को भूख में बदलने का फैसला किया। उसने वांग यू को घूरा, क्या देख रहा है, जल्दी आ और खाना खा। मुझ में अब उसे और गुस्सा दिलाने की हिम्मत नहीं थी। मैंने सोचा था कि मैं गोल टेबल के दूसरी तरफ बैठूंगा, पर एक कातिलाना नजर मेरे आर पार हो गई। मुझे उसके डर से चुपचाप सू किंगरू के बगल में बैठना पड़ा। मैंने चॉपस्टिक्स से स्टिर फ्राइड बीफ का एक पीस उठाया। जैसे ही मैं उसे अपने मुंह में डालने वाला था, मैंने देखा कि बगल में बैठी सू किंगरू मुझे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। अब क्या हुआ? सू किंगरू ने बिल्कुल पत्थर जैसे चेहरे के साथ कहा, पहले जब हम खाना खाते थे तो तुम हमेशा पहला निवाला मुझे खिलाते थे। यह सुनकर मेरा थोड़ा सिर दर्द करने लगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मैं वो मीट का पीस उसके मुंह तक ले गया। तब जाकर सू किंगरू ने तसल्ली से एक छोटा सा बाइट खाया। मुझे वो पोर्क बेली और वो ब्रेड चिकन लेग भी खाना है। इतना मीट खाकर क्या तुझे मोटी भैंस बनने से डर नहीं लगता? तुझे उससे क्या? अगर तूने दोबारा मुझे मोटी कहा तो मैं अपने बॉडीगार्ड से तुझे उल्टा लटकाकर पिटवाऊंगी। बाप रे, ये औरत थोड़े टाइम के लिए बाहर क्या गई, ये तो बिल्कुल ही गुंडी बन चुकी थी। कुछ पलों के लिए मुझे लगा जैसे मैं और सू किंगरू वापस अपने पुराने दिनों में लौट आए हैं। जब तक हमारा खाना पूरा नहीं हुआ, सू किंगरू ने मुझे वहां से जाने नहीं दिया। उसने अपने ड्राइवर को मुझे छोड़ने के लिए कहा। वो सड़क किनारे खड़ी उस कार को जाते हुए देखती रही। उसके होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। ओ वांग यू, एक बार मैं अपने परिवार के पंगे सुलझा लूं, तब तक के लिए मैं तुझे थोड़ा आजाद छोड़ रही हूं, पर अब दोबारा मुझे छोड़कर जाने का सपना भी मत देखना। तभी उसके पास खड़े बॉडीगार्ड को कुछ याद आया। उसने धीरे से कहा, वैसे मैडम, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। आज दोपहर फोन पर मिस्टर वांग ने कहा था कि वो शादीशुदा हैं। यह बात बिल्कुल सच थी। पिछले 3 साल में उनकी एक बार शादी हुई थी और बस 2 दिन पहले ही उनका डिवोर्स हुआ है। यह सुनते ही वहां का माहौल एकदम ठंडा पड़ गया। ऐसा लगा जैसे कमरे का टेम्परेचर अचानक कई डिग्री गिर गया हो। सुचिंगरू के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने सख्त आवाज में कहा, अभी के अभी उस कमीने आदमी को मेरे सामने लाकर खड़ा करो। अगली सुबह शिया शिफेई के प्राइवेट विला में शिवजुन की वापसी की खुशी में शिया शिफेई और वो पिछली रात घर नहीं आए थे। वो बार में उसके दोस्तों के साथ रात भर पार्टी कर रहे थे। शिया शिफेई ने नशे की हालत में दरवाजा धक्का देकर खोला। सोफा पर एक हाई क्लास औरत बैठी थी। उस चेहरे को देखते ही शिया शिफेई का सारा नशा एक झटके में उतर गया। वो दरवाजे पर ही पत्थर बन गई। शिफेई, क्या हुआ? शिवजुन हैरान था कि वो अचानक रुक क्यों गई। उसने भी अंदर देखा और उसके भी होश उड़ गए। शिया शिफेई ने नकली मुस्कान बनाते हुए हकलाकर कहा, मां, आप यहां कैसे? आपने आने से पहले बताया तक नहीं। मैंने तो कुछ तैयारी भी नहीं की थी। शिया शिफेई की मां झांग शुकिन ने गुस्से से उसे घूरा। उसने कॉफी टेबल पर डिवोर्स पेपर फेंका और खड़ी हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, मैं यहां क्यों आई हूं? अगर मैं नहीं आती तो तू कब तक यह नाटक करती? तुझे वांग्यू से डिवोर्स लेने की इजाजत किसने दी? सिर्फ इस सड़क छाप के लिए? शिया शिफेई, तूने तो हमारी इज्जत का कचरा कर दिया। उन दोनों को उम्मीद नहीं थी कि मां अचानक घर आ जाएंगी। वो पूरी तरह फंस चुके थे। आंटी, मैं शिवजुन ने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा, पर झांग शुकिन ने उसे बीच में ही टोक दिया। तू अपना मुंह बंद रख। उसने वापस अपनी बेटी को घूरना शुरू किया, खासकर जब उसे उन दोनों से आती हुई शराब की बू आई। उसका गुस्सा और भड़क गया।
खुद को देख जरा बस, तुझसे शराब और सिगरेट की बदबू आ रही है। ये लड़का अभी देश वापस आया है और तू इसके साथ रात भर बाहर थी। क्या तू मेरी जान लेना चाहती है? मैं तुझे वार्निंग दे रही हूं शिया शीफेई, अभी के अभी इस लड़के से ब्रेकअप कर। अगर तुम दोनों ने साथ रहने की जिद की तो इस घर के एक पैसे पर भी अपना हक भूल जाना। जांग शुकिन का फैसला पत्थर की लकीर था। शुरू में जब उसे वांग यू का मैसेज मिला तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। आखिर सबकी नजरों में वांग यू और शिया शीफेई एक परफेक्ट कपल थे। पर जब वांग यू ने बताया कि उनकी शादी सिर्फ एक धोखा थी तो वो खुद सच्चाई जानने आ गई। वो यहां पूरी रात इंतजार करती रही और यह दोनों सुबह सवेरे वापस आए। रात भर का दबा हुआ गुस्सा आखिरकार ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। जो दामाद उसने इतनी मुश्किल से ढूंढा था वो उनके हाथ से निकल चुका था। ऐसी हालत में कोई भी मां बेकाबू हो जाती, शायद इसलिए क्योंकि उसका प्यार उसके साथ खड़ा था। शिया शीफेई जो कभी जबान नहीं लड़ाती थी, उसने चिढ़कर जवाब दिया, मां, मैं किसके साथ रहूंगी ये मेरी मर्जी है। आप हर बात में दखल देना बंद करेंगी? उस वांग यू में ऐसी क्या खास बात है? ज्यादा से ज्यादा उसे खाना बनाना आता है और थोड़ी बहुत दवाइयों की समझ है। उसकी औकात ही क्या है? अर्जुन एक टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है। वो उस वांग यू से 1000 गुना बेहतर है। झांग शुकिन गुस्से से हंस पड़ी। उसने अपनी बेटी के पीछे छुपे शिवजुन पर उंगली उठाई। इसी तरह से वो तुझे धोखा दे रहा है। तुझे पता भी है कि इसके विदेश जाने के पहले ही साल इसका खानदान कंगाल हो गया था। यह हर दिन बार्स और क्लब्स में भिखारियों की तरह पार्ट टाइम काम करता था और आखिर में एक साथ कई लड़कियों पर लाइन मारने के चक्कर में इसे कॉलेज से धक्के मारकर निकाल दिया गया। होश में आ जा बेटी, यह यहां सिर्फ हमारी शिया फैमिली की दौलत पर डाका डालने आया है। यह सुनते ही शिवजुन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी यह सच्चाई इन तक पहुंच जाएगी। और जब शिया शीफेई ने उसका डरता हुआ चेहरा देखा तो उसे सारी कहानी समझ आ गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां से जाने से पहले झांग शुकिन ने उसे आखिरी चेतावनी दी, तेरे पापा और मैं इस लड़के को कभी अपनाएंगे नहीं। अगर तू इससे अभी ब्रेकअप करती है तो तू मेरी बेटी बनी रहेगी और वांग यू के लिए मैं सिचुएशन को ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। पर अगर तूने अपना घमंड नहीं छोड़ा तो घर से निकलने के लिए तैयार रहना। यह बोलकर झांग शुकिन ने गुस्से से अपना रास्ता नापा और विला से बाहर निकल गई। उसके जाते ही लिविंग रूम में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। शीफेई, मेरी बात सुनो। शिवजुन ने शिया शीफेई का हाथ पकड़ना चाहा, पर उसने झटके से अपना हाथ पीछे कर लिया। साफ था कि वो अंदर ही अंदर जल रही थी। शिवजुन समझ गया कि अगर उसने अभी गेम नहीं पलटा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसकी शातिर आंखें तेजी से घूमी और डर के मारे उसने एक नया नाटक शुरू कर दिया। अगले ही सेकंड उसके चेहरे पर एक बेचारा और दुखी होने का भेस आ गया। आई एम सॉरी शीफेई, मेरा मकसद तुम्हें धोखा देना नहीं था। मैं बस अपनी उस सस्ती और बदनाम जिंदगी को तुमसे छुपाना चाहता था। मुझे डर था कि अगर तुम्हें सच पता चला तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। विदेश जाने के बाद मैंने अपनी फीस भरने के लिए खून पसीना एक कर दिया। मुझे हर रात बार्स और क्लब्स में मजदूरी करनी पड़ती थी। कभी कभी सुबह जल्दी उठकर ढाबे पर बर्तन भी धोने पड़ते। मैं दिन में 3 घंटे भी नहीं सो पाता था। यह सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया। तुम्हारे पेरेंट्स पहले ही मुझे पसंद नहीं करते थे और जब मेरे परिवार का सब कुछ छिन गया तो उनकी नजरों में मेरी औकात और गिर गई। इसीलिए मैंने दिन रात पढ़ाई की ताकि मैं उनके सामने सर उठाकर खड़ा हो सकूं। यह दर्द भरी कहानी सुनकर शिया शीफेई का गुस्सा पिघलने लगा। उसने धीरे से पूछा, तो फिर उन बाकी लड़कियों पर लाइन मारने का क्या सच है? उम्मीद की किरण देखते ही शिवजुन अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिया। उसने बिना पलकें झपकाए एक और बड़ा झूठ बोल दिया, वो सब भी सिर्फ फीस के पैसों के लिए था। तुम्हें पता है मैं दिखने में बुरा नहीं हूं, तो कुछ अमीर लड़कियां चाहती थीं कि मैं उनका नकली बॉयफ्रेंड बनकर घूमूं। पर तुम मेरा यकीन करो, मेरा दिल हमेशा सिर्फ तुम्हारा था। वो सिर्फ एक नाटक था, मैंने कभी अपनी हद पार नहीं की। तो ऐसी बात थी। शिया शीफेई ने चैन की सांस ली। उसने उसके झूठ को सच मान लिया था। ठीक है, मैं अभी के लिए तुम पर भरोसा कर लेती हूं, पर आगे से ऐसी हरकतें मत करना। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मुझे बताना और मेरे पेरेंट्स की चिंता मत करो, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। शिफेई, थैंक यू सो मच। पागल, हमारे बीच थैंक यू की क्या जरूरत है? जब तक तुम मुझे धोखा नहीं दोगे मैं हमेशा तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। मां कसम बॉस, अभी मैंने जो भी बोला वो 100% सच था। उस शिया शीफेई और मेरी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट थी। अगर मैंने एक भी शब्द झूठ बोला हो तो मेरी किस्मत फूट जाए। तुम तो मेरा कैरेक्टर जानती हो। मुझे और बकवास करता देख
सू छिंगे ने अपना हाथ उठाकर मुझे चुप रहने का इशारा किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने कभी मुझ जैसे जोकर को पसंद ही क्यों किया। जब मैं सीरियस होता हूं तो हैंडसम लगता हूं, पर मुझे इस तरह रो रो कर नौटंकी करने में अलग ही मजा आता था। जैसे ही सू छिंगे को पता चला कि वांग यू किसी और का पति था, उसने सुबह सुबह अपने गुंडों को भेजकर मुझे उठवा लिया और मैंने भी बिना किसी हिचकिचाहट के सारी सच्चाई उगल दी। और मेरा सच बोलना उन दो पहलवान बॉडीगार्ड की वजह से बिल्कुल नहीं था, जो मेरे पीछे फावड़ा और रस्सी पकड़े खड़े थे। ठीक है, मुझे कल रात ही इस बारे में सब पता चल गया था, सू छिंगे ने अपना सर दबाते हुए कहा। यह सुनते ही मेरे तोते उड़ गए। अगले ही पल मैं गुस्से से खड़ा हो गया। भाड़ में जाओ तुम! जब तुम्हें पहले से सब पता था तो फिर मुझसे पूछा क्यों? और ऊपर से इतनी सुबह सुबह मुझे यहां घसीटवा लिया। तुम्हें अंदाजा भी है कि नींद पूरी न होना हेल्थ के लिए कितना खतरनाक होता है? सू छिंगे ने अंगड़ाई ली। उसने एकदम आलसी अंदाज में कहा, ठीक है, सुबह का एंटरटेनमेंट अब खत्म हुआ। तुम्हें मेडिसिनल बाथ बनाना आता है ना? जाओ ऊपर और मेरे नहाने का पानी तैयार करो। उसके बाद मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाना, फिर तुम यहां से दफा हो सकते हो। यह पागल आदमी पूरे 3 साल तक किसी और औरत के लिए एक फुल टाइम नौकरानी बनकर रहा। यह तो वो फैसिलिटी थी जिसका मजा सिर्फ सू छिंगे को मिलना चाहिए था। मैं किस खुशी में तुम्हारा हुक्म मानूं? मैंने उसे घूर कर देखा। मैं तुमसे मुफ्त में मजदूरी नहीं करवाऊंगी। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें आधे घंटे के 2,000 युआन दूं? आधे घंटे के 2,000 मतलब 1 घंटे के 4,000? मेरी आंखें चमक उठीं। पैसा कमाना हमेशा एक अच्छा काम होता है, और अपने टैलेंट से पैसा कमाने में शर्म कैसी? ऊपर से ये औरत पैसों से भरी हुई है। कौन पागल बहती गंगा में हाथ नहीं धोएगा? जी बॉस, बस 1 मिनट दीजिए, मैं अभी गया। रुको! सुचिंगे ने अचानक सीढ़ियों की तरफ जाते हुए वांग्यू को आवाज लगाई। अब क्या हुआ? मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, एक महकती हुई खुशबू मेरे चेहरे से टकराई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे होंठों पर किसी ने स्ट्रॉबेरी जेली रख दी हो। जब मैंने सू छिंगे को इतने करीब देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे अपने सीने पर बस एक मुलायम सा एहसास हो रहा था। मेरा पूरा जिस्म जन्नत की हवाओं में उड़ने लगा था। काफी देर बाद हमारे होंठ अलग हुए। इस वक्त सू छिंगे की बाहें वांग यू की गर्दन पर थीं। उसके खूबसूरत और मुलायम गालों पर एक हल्की सी गुलाबी रंगत छा गई थी। यह एक एक्स्ट्रा बोनस है जो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दे रही हूं। बस शर्त यह है कि आज के बाद तुम चुपचाप मेरी हर बात मानोगे। उसने अपना सेंटेंस पूरा नहीं किया, पर उसका इशारा बिल्कुल साफ था। अगले ही पल मैं शर्माते हुए सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। मेरे पैर जमीन पर नहीं, हवा में पड़ रहे थे। मेडिसिनल बाथ का सारा सामान बाथरूम में पहले से तैयार था। पब्लिक बाथ हाउस के सस्ते इंग्रेडिएंट्स के मुकाबले सूछिंगे की दी हुई जड़ी बूटियां टॉप क्लास के लिए क्वालिटी की थीं, तो उसका असर भी तगड़ा ही होना था। कुछ ही देर में पानी का रंग दूध की तरह सफेद हो गया और उसमें से एक मीठी सी खुशबू आने लगी। यह काम निपटाने के बाद मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। मैं ब्रेकफास्ट बनाने नीचे जाने ही वाला था कि मेरी जेब में रखा फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम था मां। मुझे समझने में 1 सेकंड नहीं लगा कि मेरी मां तक कोई न कोई खबर पहुंच चुकी है और अब मेरी क्लास लगने वाली है। और जैसा मैंने सोचा था, फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक शेरनी की दहाड़ सुनाई दी। वांग्यू, तू मेरे पीछे डंडे क्यों खा रहा है नालायक? तेरी मां ने इतनी मुश्किल से तेरे लिए ऐसी चांद जैसी बीवी ढूंढी थी। वो शीफई कितनी अच्छी और संस्कारी लड़की थी और तूने उससे डिवोर्स ले लिया। तू आखिर करना क्या चाहता है? भले ही फोन स्पीकर पर नहीं था, पर आवाज इतनी तेज थी जैसे पूरे विला में गूंज रही हो। मैंने उनकी पूरी भड़ास निकलने का इंतजार किया, फिर माथे का पसीना पोंछते हुए बोला, मां, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दूसरी तरफ से मिसेस ली ने फुफकारते हुए कहा, जो भी है मुझे साफ साफ बता दे, वरना मैं अगली फ्लाइट पकड़कर आऊंगी और तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए मैंने शिया शिफेई के साथ उस नकली शादी के कॉन्ट्रैक्ट का सारा सच उन्हें उगल दिया। आखिर में मैंने गहरी सांस ली और बोला, मां, आप उसे अपनी बहू मानती हैं, पर उसके दिल में शायद आपके लिए कभी मां वाली जगह थी ही नहीं। शिया शिफेई को शुरू से ही कोई और पसंद था। अब जब वो इंसान वापस आ गया है तो हम क्यों बीच में कबाब में हड्डी बने? हमारी वांग फैमिली इतनी छोटी औकात की नहीं है कि हम कुत्तों की तरह भीख मांगे, है ना? फोन की दूसरी तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। अपने बेटे की बातें सुनकर ली होंगलिंग इतने बड़े सदमे में थीं कि कुछ देर तक उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। झांग शुकिन ने उन्हें सिर्फ इतना बताया था कि इन दोनों के बीच छोटा सा झगड़ा हुआ है।
उन्हें लगा था कि गलती उनके बेटे की है, इसीलिए उन्होंने उसकी क्लास लगाने के लिए कॉल किया था। पर उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सच्चाई इतनी कड़वी होगी। पता चला कि पिछले 3 सालों से उनका हीरा जैसा बेटा किसी और की स्टेपनी बनकर घूम रहा था। जैसे ही उसका असली प्यार वापस आया, वो उसके साथ फुर्र हो गई। अगर वो वापस ना आता तो वो यहां रुकी रहती। आखिर उस औरत ने मेरे बेटे को समझ क्या रखा था? ली होंगलिंग आग बबूला हो गई। उन्होंने फोन पर ही गालियां देना शुरू कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उस शिया परिवार की लड़की ऐसी घटिया निकलेगी। शुरू में जब इस शादी की बात आई थी तो शिया फैमिली ने गिड़गिड़ाकर हामी भरी थी, और अब देखो उसकी असली औकात। क्या वो मुझे कोई मदारी का बंदर समझ रही थी जो जब चाहे नचा ले? और उसने मेरे बेटे की जिंदगी के 3 साल बर्बाद कर दिए। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अब भी उनसे हिसाब बराबर करने जाती हूं। किस्मत से वांग जियानमिंग पीछे से सब सुन रहे थे और उन्होंने उसे रोक लिया। उन्होंने बड़े प्यार से समझाया, जल्दबाजी मत करो, अभी वहां जाकर तमाशा करने का क्या फायदा? और वैसे भी मैं बुढ़े शिया का नेचर बहुत अच्छी तरह जानता हूं। हो सकता है उसकी बेटी ने यह खेल अकेले खेला हो। अगर तुमने बेटे की शादी करवाने के लिए इतनी आग नहीं लगाई होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। यह सुनते ही ली होंगलिंग ने अपने पति को घूरते हुए कहा, क्या मैं अपने बेटे का भला नहीं चाहती थी? किसे पता था कि वो लड़की ऐसी धोखेबाज निकलेगी? दूसरी तरफ से वांग यू ने भी समझाया, मां, बेकार का क्लेश मत करो। जो बीत गया उसे भूल जाओ। अपने बेटे की पर्सनैलिटी को देखते हुए क्या आपको वाकई लगता है कि मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी? बस 2-4 साल का ही तो लॉस है। वांग जियानमिंग ने भी हां में गर्दन हिलाई। सही बात है, अब फिजूल की बातों पर ध्यान देना बंद करो। बाप बेटे की यह बातें सुनकर ली होंगलिंग ने एक लंबी सांस ली। उसके बाद वो वापस कुर्सी पर बैठ गई और उसने आगे एक लफ्ज नहीं कहा। ठीक उसी वक्त फोन की दूसरी तरफ से एक आलसी औरत की आवाज गूंजी, वांग्यू, मेरे नहाने का पानी तैयार हुआ या नहीं? अचानक ये औरत की आवाज सुनकर पति पत्नी ने एक दूसरे का चेहरा देखा। यह कोई वहम नहीं था, आवाज बिल्कुल असली थी। फोन पर वांग्यू थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। तुम यहां अंदर क्या कर रही हो? मां, पापा, मैं अभी और बात नहीं कर सकता, मुझे एक जरूरी काम है, मैं फोन रखता हूं। बालकनी का माहौल थोड़ा अजीब हो चुका था। कुछ सेकंड सोचने के बाद माली ने एक आइडिया दिया, क्यों ना हम कुछ दिनों में अपने बेटे से मिलने जाएं? घर से बाहर निकलना पसंद न करने वाले वांग जियानमिंग ने भी इस बार हां में सर हिला दिया। दोपहर के 2 बजे से पहले ही मूनलाइट बाथ हाउस ग्राहकों से खचाखच भरा हुआ था। जैसे ही वांग यू ने अंदर कदम रखा, काउंटर पर बैठकर गेम खेल रहे हानकांग के चेहरे पर चौकन्ने और खुशी के भाव आ गए। अरे भाई वांग, तू जिंदा है अभी तक? मेरा मूड एकदम झकास था, पर यह सुनते ही मेरे चेहरे पर 12 बज गए। मेरा सच में मन कर रहा था कि इसका यह बड़बोला मुंह नोच लूं। कल यह गधा मुझे अकेले छोड़कर भाग गया था। मुझे अभी इसकी उस हरकत का हिसाब बराबर करना बाकी था। हे, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तू अपना गेम खेलता रह। ला, मुझे चाबी दे, मैं ऊपर जाकर अपनी नींद पूरी करने वाला हूं। चाबी लेने के बाद मैंने थकान से उबासी ली और ऊपर चला गया। कल रात उस पागल औरत ने मुझे डिनर के लिए किडनैप कर लिया था। ऊपर से बेड पर जाते जाते इतनी लेट हो गई। आज सुबह सुबह उसने मुझे नींद से जगाकर काम पर लगा दिया। मुझे उसके नहाने का पानी भरने से लेकर ब्रेकफास्ट तक बनाना पड़ा। इन सब ने मेरी कमर तोड़कर रख दी थी। सेकंड फ्लोर के हॉलवे में मौत जैसा सन्नाटा था। इस वक्त वहां आसपास कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। जैसे ही मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचा, मैंने देखा कि थोड़ी दूर जियांग दा जुआंग जमीन पर गिरे हुए थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और वो बेहोश लग रहे थे। मेरी आंखें हैरानी से फट गईं और मैं जोर से चिल्लाया, अंकल जियांग, जियांग चेंग, फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल। डॉक्टर अभी अभी आईसीयू से बाहर आया था। मैं आगे बढ़कर उनकी हालत के बारे में पूछने ही वाला था, पर डॉक्टर ने मुझे मरीज का बेटा समझ लिया और डांटना शुरू कर दिया। तुम लोग कैसे बच्चे हो? इस आयु में पेशेंट को टर्मिनल ब्रेन ट्यूमर हो गया है। हमने उन्हें बहुत पहले इलाज शुरू करने को बोला था, पर उन्होंने इसे अब तक टाल दिया। अब इनकी कंडीशन किसी भी एंगल से ठीक नहीं लग रही है। डॉक्टर आगे सारी सिचुएशन समझाते रहे। तब जाकर मुझे पता चला कि अंकल जियांग को 6 महीने पहले ही ब्रेन ट्यूमर होने का पता चल गया था। शॉर्ट में कहूं तो आप घर वालों को मेंटली और पैसों से तैयार रहना चाहिए। जो कहना था मैंने कह दिया। उनके जाने के बाद मैंने धक्के से दरवाजा खोला और कमरे में चला गया। जियांग दा जुआंग, जो इतनी देर से बेहोश थे, अब होश में आ चुके थे। वो अब हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए थे। उनके चेहरे का रंग भी पहले से थोड़ा बेहतर लग रहा था। वांग यू को अंदर आता देखकर
उनका पहला सवाल था, क्या शियाओ यू को अभी तक मेरी बीमारी के बारे में पता चला? मैंने ना में सर हिला दिया। उस वक्त सिचुएशन इतनी टेंस थी, तो भला जियांग शियाओ यू को बताने का टाइम कहां से मिलता? यह जानकर कि उसकी बेटी इन सब से बिल्कुल अनजान है, जियांग द जुआंग ने आखिरकार चैन की सांस ली। मैं शुरू से नहीं चाहता था कि तुम बच्चों को यह पता चले। मुझे इसकी ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब इंसान बुढ़ा होता है ना, तो आखिर में वो एक कचरा ही बन जाता है। मैं उनकी यह बात सुनकर बिल्कुल सहमत नहीं था और बीच में ही बोल पड़ा, अंकल जियांग, अभी हिम्मत हारने का वक्त नहीं है। अगर आप अभी भी हॉस्पिटल में प्रॉपर इलाज करवाएं तो हो सकता है आप ठीक हो जाएं। मैं अपनी बात पूरी करता, उससे पहले ही जियांग दा जुआंग ने सर हिला दिया। मैं अपने इस जिस्म को सबसे अच्छी तरह समझता हूं। हॉस्पिटल वालों ने मुझे पहले ही कहा था कि मुझे सही वक्त पर एडमिट होना पड़ेगा। पर तुम जानते हो, दिमाग की बीमारी में सक्सेसफुल सर्जरी के चांसेस 0 के बराबर होते हैं। वांग यू, क्या मैं तुमसे एक मदद मांग सकता हूं? मैं समझ गया था कि वो क्या चाहते थे। मैंने भारी मन से हामी भरी और कहा, मैं श्याओयू को इन सब के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। आप बेफिक्र रहिए। पर आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। आपको इस सर्जरी के लिए एक बार ट्राई करना ही होगा। क्या हो अगर यह सक्सेसफुल हो जाए? ठीक है, मेरा वादा रहा। पूरे दिन के थका देने वाले काम के बाद सू छिंगे अपनी कार से वापस विला लौटी। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसने सोचा कि अगर वांग यू यहां होता तो कितना अच्छा होता। उसकी खुशबू या एक हग से सारी थकान उतर जाती। इस फैमिली मैटर को निपटने के बाद मुझे उसको जल्दी से यहां शिफ्ट करवाना होगा। विला का मेन डोर खोलते ही उसने देखा कि लिविंग रूम का टेबल लजीज खाने से भरा हुआ था। मैं एप्रन पहने किचन से बाहर आया और सूप का आखिरी बाउल टेबल पर रखा। टेबल पर सजे 10 स्पेशलिटी डिशेस देखकर मैंने सेटिस्फैक्शन से सिर हिलाया। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मुझे दरवाजे पर सूझिंग दिखी। तुम आ गई, जल्दी आओ और खा लो। सूझिंग ने हाउस नंबर देखा। कोई गलती नहीं, ये मेरा ही घर है। उसके कदम अचानक तेज हो गए। वह सीधा डाइनिंग टेबल के पास आई। मेरे रिएक्शन को पूरी तरह इग्नोर करते हुए उसने आगे बढ़कर मुझे जोर से हग कर लिया। मेरी नेक पर एक गहरी सांस लेते ही उसकी आधी थकान गायब हो गई। पूरे दिन की टेंशन छूमंतर हो चुकी थी। वांग्यू की खुशबू कितनी अच्छी है। जल्दी ही सूचिंग डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने उसको एक लुक दिया, बाउल और चॉपस्टिक्स उठाए और छोटी सूसू को खिलाना शुरू किया। सूचिंग ने मीट का एक पीस खाया और चबाते हुए बोली, सीधे पॉइंट पर आओ, क्या बात है? वांग्यू का अचानक मेरे घर आना और इतना शानदार खाना बनाना, साफ है कि यह किसी मुसीबत में फंस गया है, वरना यह इतना शरीफ तो नहीं है। मैंने उसे अंकल जियांग की कंडीशन के बारे में शॉर्टकट में सब बता दिया। तुम्हारी कनेक्शंस काफी स्ट्रांग हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अंकल जियांग के लिए एक टॉप डॉक्टर ढूंढने में मदद करो। इस तरह उनके बचने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। और मेरी फीस? सुचिंग के मुंह से पेमेंट की बात सुनकर मैं दंग रह गया। मुझे समझ नहीं आया क्या बोलूं। क्या यह काम तुम सिर्फ एक कॉल करके सॉल्व नहीं कर सकती? तुम मुझसे पेमेंट मांग रही हो। बात तो यह है कि मेरी जेब के चंद सिक्कों की तुम्हारी औकात के आगे क्या वैल्यू है? सुचिंगे के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने मुस्कुराकर मेरे कान में कहा, इक्विवेलेंट एक्सचेंज इस दुनिया का रूल है। तुम अभी मेरे आदमी नहीं हो, तो मैं फ्री में तुम्हारी मदद क्यों करूं? या तुम्हें लगता है मैं कोई भोली भाली लड़की हूं जो सिर्फ तुम पर क्रश होने की वजह से तुम्हारा हर नाटक झेल लूंगी? तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हें पसंद आए। इस लड़के को बेवकूफ बनते देख सूछिंग ने मेरे कान के पास एक महकती हुई सांस छोड़ी। आज रात यहीं रुक जाओ। मेरे रूम का बेड काफी बड़ा है। अकेले सोना थोड़ा लोनली लगता है। 2 लोग बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। वांग यू, तुम ये तो नहीं चाहोगे ना कि एक अच्छे डॉक्टर की कमी से अंकल जियांग मारे जाएं और उनकी जवान बेटी अकेली रह जाए, है ना? एक धमकी, खुलेआम धमकी। मैं यहां तुमसे सीरियस बात कर रहा हूं और तुम्हारी नीयत मेरे जिस्म पर खराब हो रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी औरत निकलोगी। मैं गुस्से में खड़ा हो गया। मेरे पीछे से सूछिंग ने मजे लेते हुए पूछा, कहां जा रहे हो? मैंने पलटकर झुंझलाते हुए जवाब दिया, और कहां जाऊंगा? ऊपर नहाने। और एक ही पल में गेम पलट गया। सूछिंग ने अपना मुंह छुपाया और हंसने लगी। उसकी वह खूबसूरत मुस्कान किसी को भी पागल कर दे। लगता है वांग यू को अभी तक अपनी फैमिली के पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता, वरना वह इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे पास नहीं आता। सच में, जब उसको सच्चाई पता चलेगी तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। यह सोचते ही उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। आखिर आज रात वह पूरे मजे लेने वाली थी।
अगली सुबह सूरज की पहली चमकती किरण बेड पर पड़ी। मैंने नींद भरी आंखों से देखा और मेरे सामने किसी का गोरा जिस्म था। मेरी आगे देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। अपने उबलते हुए खून और धड़कनें कंट्रोल करते हुए मैं चुपचाप बेड से खिसका। मैंने एक आवाज तक नहीं होने दी, इस डर से कि कहीं सुच्छिंग उठ ना जाए और मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस ना देने लगे। जमीन पर पड़े अपने कपड़े उठाए, पहने और बिना कोई शोर किए रूम से निकल गया। मेरे जाने के बाद बेड पर गहरी नींद का नाटक कर रही सू छिंग ने अपनी आंखें खोल लीं। जब वांग यू उठा था, वह तभी से जाग रही थी। वह बस यह देखना चाहती थी कि यह लड़का रिएक्ट कैसे करेगा। उसने एक ठंडी सांस ली और खुद से बोली, कितना डरपोक आदमी है। अगर तुम मेरे सोते हुए फायदा उठा लेते और चुपचाप कुछ कर भी लेते तो मैं तुम्हें ब्लेम थोड़ी ना करती। अपने स्लीपिंग पार्टनर वांग यू के जाने के बाद सू छिंग का सोने का मूड ही खत्म हो गया। बेड से उठकर वह नंगे पैर सीधा बाथरूम की तरफ चली गई। सू छिंगे का विला छोड़ने के बाद मैंने जल्दी से अपनी कार मूनलाइट बाथ हाउस की तरफ भगाई। अंदर घुसते ही मुझे जोर जोर से बहस करने और चीजें तोड़ने की आवाजें आईं। लॉकर रूम के एंट्रेंस पर 3 आदमी बवाल काट रहे थे। उनके शरीर पर अलग अलग टैटूज थे और वह देखने में ही खतरनाक लग रहे थे। एक नजर में ही पता चल रहा था कि यह पक्के गुंडे हैं। जियांग दा जुआंग सर्जरी के टेस्ट्स के लिए सुबह ही हॉस्पिटल निकल चुका था, इसीलिए वह वहां नहीं था। दूसरी तरफ जियांग श्याओयू और हान कांग घबराकर उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी औकात उन गुंडों के आगे कुछ नहीं थी। तुम लोग नहाने की बजाय यहां भीड़ क्यों लगाकर खड़े हो? एक अंकल ने यह सुना और बताया, ये 3 गुंडे पता नहीं कहां से टपक पड़े और नहाने के बाद बाहर आकर बोल रहे हैं कि उनका सोने का चेन चोरी हो गया है। वह जिद पे अड़े हैं कि शियाओ यू और शॉप के लोगों ने ही चोरी किया है और अब उनसे पैसे वसूल रहे हैं। हाँ, सही कहा, वह 2 मिलियन की डिमांड कर रहे हैं। जाहिल लोगों का कोई भरोसा नहीं। 2 मिलियन का सोने का चेन गले में पहनकर घूमेगा तो क्या गर्दन टूट नहीं जाएगी? साफ दिख रहा है कि ये लोग पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मेंस लॉकर रूम में कैमरा नहीं है? कहां है? लगता है वह खराब है। उस गुंडे के लीडर ने, जिसके कंधे पर ग्रीन ड्रैगन का टैटू था, अकड़ते हुए कहा, ए लड़की, अगर आज तुम्हारे बाथ हाउस ने पैसे नहीं दिए ना तो याद रखना, मैं अपने आदमियों को बुलाकर इस जगह को कचरा बना दूंगा। पर हमने तुम्हारा सोने का चेन नहीं चुराया है। तुम लोग साफ साफ हमें फंसा रहे हो। जियांग श्याओयू के चेहरे पर डर नहीं बल्कि गुस्सा था। हान कांग उसको शांत नहीं कर पा रहा था। ऐसा नहीं था कि वह डरता था, पर सामने वाले नंबर्स में ज्यादा थे। अगर सच में लड़ाई शुरू हो गई तो वह अकेला उनको रोक नहीं पाएगा। जियांग श्याओयू को इतनी जिद्दी बनते देख उस लीडर ने हाथ उठाने का फैसला किया। बिल्कुल उसी वक्त मैं क्राउड को चीरते हुए मुस्कुराता हुआ बीच बचाव करने आगे आया। अरे रुकिए बड़े भाई, गुस्सा थूक दीजिए। बच्ची है, समझ नहीं पा रही है। मैं यहां का इंचार्ज हूं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सीधा मुझसे बात कीजिए। लीडर ने मुझे घूरा और बोला, तू है यहां का मैनेजर? सही वक्त पे आया है। मेरा सोने का चेन तेरे बाथ हाउस में चोरी हुआ है। चुपचाप पैसे निकाल। जियांग शियाओयू ने जैसे अपनी हिम्मत वापस पा ली हो, गुस्से से कंप्लेन की, ब्रदर यू, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। हमारा लॉकर रूम का कैमरा हमेशा ठीक था। हम हर हफ्ते उसे चेक करते हैं, पर इनके आते ही वह खराब हो गया और अचानक से इनका सोने का चेन भी गायब हो गया। इस दुनिया में ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? आसपास खड़ी भीड़ ने हां में सिर हिलाया। इन दोनों चीजों का एक ही टाइम पर होना सच में हजम नहीं हो रहा था। हाँ, जबान लड़ाती है कमीनी, लगता है तेरी कुटाई करनी ही पड़ेगी। अरे बड़े भाई, जो भी बात है आराम से बैठ के सॉल्व करते हैं ना। मैंने जल्दी से मुस्कुराते हुए उसको रास्ते में रोका। मोटे को एक इशारा करते ही मैंने अचानक मूव लिया और अपनी पूरी ताकत से उस लीडर के सेंसिटिव पार्ट पर एक जोरदार किक मारी। उस टैटूड आदमी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका मुंह एकदम खुला रह गया और वह दर्द से तड़पते हुए जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके रोने की भयंकर आवाज पूरे बाथ हाउस में गूंज उठी। आसपास की भीड़ में ज्यादातर आदमी ही थे और वह जोरदार किक देखकर सभी ने डर के मारे एक लंबी सांस खींची। यह था उसका सबक। मेरे इस मूव के तुरंत बाद हान कांग ने मौका देखकर चौका मार दिया। वह फुल स्पीड में उनमें से एक की तरफ भागा, अपना सबसे खतरनाक अटैक यूज करते हुए। ऐसा लगा जैसे कोई भारी पहाड़ आसमान से टूटकर गिरने वाला हो। उसका भारी भरकम शरीर उस पतले से गुंडे की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ा। दूसरा बंदा 1 सेकंड के लिए डर गया
और ऑटोमेटिकली साइड में हट गया। अगर वह ना हटता तो शायद ठीक रहता, पर उसके हटने की वजह से हान कांग का बैलेंस बुरी तरह बिगड़ गया। वह सीधा जाकर दीवार से टकराया और अपना सिर फोड़ लिया। बेहोश होने से पहले उसने गुस्से से उस आदमी को घूर कर देखा और बोला, तू साइड में कैसे हट गया? यह बोलने के बाद उसने आंखें बंद की और खुद को ही नॉकआउट कर लिया। वह दूसरा आदमी एकदम भोलेपन से बोला, तुम सबने देखा ना, यह खुद जाकर दीवार से टकराया है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं भी स्पीचलेस रह गया। यह मोटा सच में इंपॉर्टेंट टाइम पर पूरा रायता फैलाना जानता है। जहां यह 2 on 1 की फाइट थी, अब वह 1 on 2 बन चुकी थी। वह दोनों गुंडे भी कोई बेवकूफ नहीं थे। मेरा वह खतरनाक अटैक देखने के बाद वह तुरंत मेरी तरफ आगे बढ़े। ब्रदर यू, संभल के! मेरे बगल से जियांग शियाओ यू घबरा कर चीखी। मेरी तरफ तेजी से आते उन दोनों आदमियों को देखकर मैं बेवकूफों की तरह सीधा नहीं भागा, बल्कि ध्यान से 2 कदम पीछे हटा। मैंने आराम से एक झाड़ू उठाया और सीधा एक गुंडे की टांगों के बीच टारगेट किया। पर वह शातिर था। उसने दोनों हाथों से झाड़ू को पकड़ लिया और हंसने लगा। है वही पुरानी चाल। तुझे क्या लगा एक ही ट्रिक 2 बार चलेगी? मेरी फ्लाइंग किक उसकी इस बकवास का जवाब थी। यह लात सीधा उसके थोबड़े पर पड़ी और उसकी सारी अकड़ हवा में उड़ती हुई धूल बन गई। उसके साथ खड़े दूसरे साथी ने मौका देखकर मेरी गर्दन पकड़ने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ाए, पर किसी ने सोचा नहीं था कि मैं अचानक नीचे बैठ जाऊंगा। अगले ही सेकंड उस गुंडे को अपनी लोअर बॉडी में एक भयंकर और जानलेवा दर्द महसूस हुआ। कमीने लड़के, तेरा हर अटैक वहीं क्यों होता है? कितना घटिया इंसान है तू! एक सक्सेसफुल स्नीक अटैक के बाद मैं अपनी जीत की खुशी में नाक रगड़ने ही वाला था, पर याद आया कि इसी हाथ से मैंने अभी क्यों उसका शिकार किया था, तो मैंने शर्म से हाथ नीचे कर लिया। तभी अचानक से साइड से जियांग शियाओ यू की एक खौफनाक चीख सुनाई दी। ब्रदर यू, पीछे देखिए! मैं कंफ्यूजन में पीछे मुड़ा और एक बड़ी सी ईंट तेजी से मेरी आंखों के सामने आती हुई दिखी। मुझे रिएक्ट करने का 1 सेकंड भी नहीं मिला। वह लीडर जो पहले जमीन पर तड़प रहा था, उसने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, बच्चे अब तू गया। और वह ईंट सीधा मेरे सिर पर आकर पड़ी और 2 टुकड़ों में टूट गई। मुझे बस ऐसा लगा जैसे दुनिया घूम रही हो। इस बार आसपास की भीड़ भी चुप नहीं रह सकी। हालांकि वो लोग लफड़े में नहीं पड़ना चाहते थे, लेकिन अब बात उनके चाहने या ना चाहने की नहीं थी। लड़ाई इस हद तक बढ़ चुकी थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसी की जान जा सकती थी। जल्दी जल्दी पुलिस को कॉल करो। अगर इस लड़के वांग यू को कुछ हो गया तो यह बूढ़ा आदमी आगे से नहाने कहां जाएगा? योंगचेंग के ओल्ड टाउन डिस्ट्रिक्ट के एक लेक साइड विला में सू चिंगयू की मां छिन शियो शुआंग सुबह सुबह उठकर सफाई कर रही थी। फर्श पर पोंछा लगाते हुए भी वो नौकरानी को काम बताना नहीं भूली। आंटी शी, काम में इतना मत उलझो, जाकर खाने का कुछ बढ़िया सामान ले आओ। आज वो खुद अपने हाथों से गांव की कुछ खास डिश बनाएंगी। इसके बाद उन्होंने सोफा पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे अपने पति की तरफ सिर घुमाया और चिढ़ते हुए डांटा, तुम सारा दिन बस अपना ये फटा पुराना न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हो। जल्दी से हमारी बेटी को कॉल करो और पूछो कि वो कब आ रही है और वहां से निकली भी है या नहीं। सुडोंगलिन की उन्हें उल्टा जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई और उन्होंने चुपचाप मैसेज भेजने के लिए अपना फोन निकाल लिया। अपने करियर के लिए बेटी को विदेश भेजने के बाद से वो 3 साल में एक बार भी घर नहीं लौटी थी और हमेशा काम में बिजी होने का बहाना बना देती थी। बस इसी बात को लेकर उनकी पत्नी कई बार उनसे लड़ चुकी थी। लेकिन इससे पहले कि वो मैसेज भेज पाते, बाहर डोर बेल बज उठी। पास ही खड़ी नौकरानी ने जल्दी से दरवाजा खोला और उसकी हैरानी भरी आवाज सुनाई दी, मिस चिंगयू, आप वापस आ गईं। फिर उसकी हैरानी भरी आवाज दोबारा आई, मिस, आपने हाथ में ये चाकू क्यों पकड़ा है? हमारे घर में तो पहले से ही चाकू हैं। ये बात सुनकर सोफा पर बैठे सुडोंगलिन को तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने झट से दरवाजे की तरफ देखा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। सु चिंगयू अंदर आते ही सीधे उनकी तरफ बढ़ने लगी। पिता और बेटी ने 3 साल से एक दूसरे को नहीं देखा था। इस वक्त का माहौल थोड़ा अच्छा होना चाहिए था, लेकिन सु चिंगयू के हाथ में जो चाकू था उसने सब बदल दिया। तुम 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 नालायक लड़की, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो? सुडोंगलिन इतने डर गए थे कि उन्होंने तुरंत अपना न्यूज़पेपर फेंक दिया और सोफा के पीछे छिप गए। उनका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। सु चिंगयू पास आई और एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, उस वक्त आपने जो महान काम किया था ना, वो आप अपने दिल में अच्छे से जानते हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करना चाहती हूं? यह सुनकर सुडोंगलिन को गुस्सा आ गया। बेशर्म लड़की, एक आदमी के लिए तुम्हारी अपने ही पिता पर चाकू उठाने की हिम्मत कैसे हुई?
बेशर्म आप हैं, सुचिंग्यू ने बिना पीछे हटे पलटकर जवाब दिया। आपको मेरे मामलों में दखल देने का हक किसने दिया? क्या आप जानते हैं कि पिछले 3 सालों में मैंने कैसी जिंदगी जी है? क्या मैंने ये तुम्हारी भलाई के लिए नहीं किया था? वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। मैं अपने लिए पति चुन रही हूं, आप नहीं। उसके लायक होने या ना होने से आपका क्या लेना देना? वैसे भी आप जैसे बेवकूफ इंसान को बाद में चैन से मरने में बहुत तकलीफ होगी। क्यों ना मैं अभी आपका काम तमाम कर दूं? ये हंगामे वाला सीन देखकर नौकरानी कांपने लगी और किनारे जाकर चिंता से बोली, मैडम, क्या आपको इस मामले में कुछ करना नहीं चाहिए? लेकिन छिन शियो शुआंग ने बड़ी शांति से चाय का घूंट लिया। इसमें संभालने लायक क्या है? उसने अपनी मुसीबत खुद बुलाई है। उसने शुरू में मुझसे इस बारे में बात करना भी जरूरी नहीं समझा था। वो इसी लायक है कि उसे काट दिया जाए। पीछा किए जा रहे सू डोंगलिन ने जब ये बातें सुनी तो वो अंदर ही अंदर गुस्से से उबल पड़े। हाथ में चाकू लिए सुचिंग्यू में अब उसका पहले वाला शाही अंदाज बिल्कुल नहीं था। वो किसी पागल औरत की तरह लग रही थी जिसे बस काटना काटना और काटना आता था। किस्मत से सो डोंगलिन रोज कसरत करते थे, इसीलिए उनकी स्पीड अच्छी थी। इस तरह पिता और बेटी लिविंग रूम में आमने सामने डटे रहे। आधा घंटा बीत जाने के बाद मदर किन ने अपनी चाय का कप खत्म किया और धीरे से बोली, चलो ठीक है, अब तुम दोनों का बहुत हो गया। किंगयू, अपने पिता को डराना बंद करो, वो थोड़े डरपोक हैं। वो तुम्हारा इस तरह से डराना बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर डर के मारे उनकी जान निकल गई तो मुझे विधवा होना पड़ेगा। थोड़ी सांस भरते हुए सुचिंग्यू आखिर में रुकी और गुस्से से बोली, हम मैं उन्हें डरा नहीं रही थी। उनसे किसने कहा था कि वो अपने मन से फैसले लें और यहां तक कि मुझे धोखा देने के लिए एक फेक फोटो का इस्तेमाल करें? फादर सू की पलटकर बहस करने की हिम्मत नहीं हुई। चिन शिवशुआंग ने मामला शांत करने के लिए ताली बजाई। ठीक है चिंगयू, आज यहां प्रॉब्लम सॉल्व करने आई है। यहां सीन क्रिएट करना बंद करो। चलो सब बैठ जाते हैं और आराम से इस पर बात करते हैं। 3 साल बाद पूरा परिवार एक बार फिर एक टेबल के आसपास इकट्ठा हुआ। बैठते ही सू चिंग्यू ने अपने हाथ बांध लिए, गहरी सांस ली और बोली, मेरी बस एक ही बात है, मैं वांग यू से शादी करना चाहती हूं। अगर आप दोनों नहीं माने तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं और वो भाग जाएंगे। नहीं, सुडोंगलिन फिर से गुस्से में आ गए। तभी सुचिंग्यू ने अपना चाकू टेबल पर दे मारा। फादर सू का जोश अचानक से ठंडा पड़ गया। उन्होंने अपनी आवाज नरम की और समझाते हुए बोले, दरअसल ऐसा नहीं है कि मैं तुम दोनों को साथ नहीं रहने दूंगा। बात बस इतनी है कि उस लड़के वांग यू को अभी और एक्सपीरियंस की जरूरत है। कम से कम अभी के लिए तुम दोनों साथ नहीं हो सकते। तुम दोनों के बीच हैसियत का फर्क बहुत बड़ा है। ये फर्क सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने के तरीके और बचपन से पले बढ़े तौर तरीकों का भी है। उसे और कितने एक्सपीरियंस की जरूरत है? पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस उसके लिए काफी है। ये देखकर सू डोंगलिन मुस्कुराए। तो क्या तुम मेरे साथ एक शर्त लगाने की हिम्मत करोगी? चलो ऐसा करते हैं, अगर तुम जीत गई तो मैं तुम दोनों के शादी के लिए मान जाऊंगा और फिर कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। लेकिन अगर तुम हार गई तो मुझे यकीन है कि तब तक वांग यूसे को लेकर तुम्हारी सोच बदल चुकी होगी। शर्त मतलब शर्त, सुचिंग्यू तुरंत मान गई। मदर किन मुस्कुराई और उन्होंने ताली बजाई। चलो ठीक है, तो फिर बात पक्की हो गई। जो पहले हुआ वो यहीं खत्म होता है। चिंग्यू इतने लंबे समय से घर नहीं आई है। आज तुम लंच में क्या खाना चाहोगी? मैं खुद तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। हैरानी की बात तो यह थी कि मामला सुलझने के बाद सुचिंग्यू जाने के लिए खड़ी हो गई और उसका खाना खाने के लिए रुकने का कोई मन नहीं था। मॉम, आपके हाथ का खाना अच्छा नहीं होता, मैं लंच नहीं करूंगी। वांग यू मेरे लिए लंच बनाएगा। वहां का सीन तुरंत शांत हो गया। सो डोंगलिन ने परेशान होकर अपना माथा पकड़ लिया। ये तो भारी मुसीबत हो गई। किन शिशुआंग ने गुस्सा दिखाया और टेबल पर जोर से हाथ मारा। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। इस बिगड़ैल लड़की ने अभी किसके खाने को खराब बताया? आखिर ये वांग यू है कौन? एक कल का लड़का? क्या वो मुझसे बेहतर खाना बना सकता है? अरे सुनती हो, शांत हो जाओ। तुम्हारे हाथ का खाना टेस्टी कैसे नहीं हो सकता? नौकरानी खुद को ठंडी सांस लेने से नहीं रोक पाई। आप दोनों मां बेटी बिल्कुल एक जैसी हैं। घर से निकलने के बाद सु चिंग्यू ने 1 सेकंड के लिए भी देर नहीं की और ड्राइवर को वांग यू की वर्क प्लेस की तरफ चलने को कहा। क्योंकि उसे आज घर जाना था, इसीलिए उसने कल ही अपने कंपनी का काम कैंसिल कर दिया था। जैसे ही सु चिंग्यू गाड़ी से बाहर निकली, उसने देखा कि सामने से 2 पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए आ रही हैं। वो अभी सोच ही रही थी कि क्या हुआ है, तभी बाथ हाउस के मेन गेट से 3 बुरी हालत वाले बिना शर्ट वाले लोग बाहर भागे। वो पुलिस की गाड़ी की तरफ ऐसे भाग रहे थे जैसे कोई भूत उनका पीछा कर रहा हो। जब उन तीनों गुंडों ने पुलिस की गाड़ी देखी तो उनके चेहरे साफ साफ घबराए हुए लग रहे थे।
वो अपने हाथ हिलाते हुए रो भी रहे थे। ऑफिसर, हम यहां हैं, आइए और हमें बचाइए साहब। वो आदमी पूरी तरह से पागल है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ये काम कभी नहीं लेता। इस बार जितने पैसे कमाए हैं उसे शायद मेडिकल बिल भी नहीं भर पाएगा। ठीक इसी समय एक और साये ने उनका पीछा किया, जो उन तीनों से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसके चेहरे पर खून के दाग थे। उसके माथे से अभी भी लगातार खून बह रहा था और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। मैंने अपने हाथ में लोहे की रॉड घुमाते हुए उनका पीछा किया। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरी खातिर वहीं खड़े रहो। अगर मैंने आज तुम लोगों को धूल नहीं चटा दी तो मेरा सरनेम भी वांग नहीं रहेगा। बॉस के ईंट मारने के बाद भी मैं बेहोश नहीं हुआ, बल्कि मेरा जोश और भी बढ़ गया और मैं और भी खतरनाक तरीके से लड़ने लगा। जांग शाओयुए और बाकी लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाए और वो बहुत ज्यादा परेशान थे। कार के बगल में खड़ी सुचिंग्यू ने हैरानी से देखा कि लोग कितनी तेजी से भागते हुए वहां से गुजरे। उसने अपना सिर घुमाकर अपने पीछे खड़े दो बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा। क्या वो वांग यू है? मेरी आंखों को धोखा हो रहा है ना? दाहेई ने अपनी भारी आवाज में जवाब दिया। मिस, आपको कोई धोखा नहीं हुआ है। जो इंसान अभी गया वो सच में मास्टर यूं ही थे। यह सुनकर सुचिंग्यू ने गुस्सा किया और गुस्से से उसकी आंखें बड़ी हो गईं। तो फिर तुम लोग अभी तक वहां क्यों खड़े हो? जल्दी जाओ, उसका पीछा करो और उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। दाहेई और एरहे की स्पीड इतनी तेज थी कि उन्होंने पलक झपकते ही वांग यू को पकड़ लिया। एक जानी पहचानी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए मुझे मजबूती से पकड़ लिया और सुचिंग्यू के सामने ले आए। मैं लगातार हाथ पैर मारता रहा, लेकिन उन दो तगड़े बॉडीगार्ड बस के सामने मेरी वो थोड़ी सी ताकत बिल्कुल बेकार थी। मुझे जाने दो। मेरे ऐसे हाथ पैर मारने के बीच मेरे कानों के पास एक ठंडी सी आवाज आई, वांग यू जी। इस तरह बुलाने पर मुझे जैसे कोई बुरी याद आ गई। मेरा शरीर अचानक से कांप उठा और तभी मैं शांत हुआ। मेरी आंखें सीधा सुचिंग यू के गुस्सैल चेहरे पर पड़ी। तुम यहां क्या कर रही हो? लेकिन इससे पहले कि मैं सुचिंग यू को जवाब देने का मौका देता, मेरी आंखें ऊपर की तरफ घूम गईं और मैं बेहोश हो गया। एरहेई ने ध्यान से समझाते हुए कहा, शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा ताकत लगा दी थी। साथ ही उनके सिर में चोट भी लगी है। उनका शरीर पूरी तरह थक चुका था, इसीलिए वो बेहोश हो गए। तो फिर जल्दी से किसी डॉक्टर को ढूंढो। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो मैं पहले से ही सुचिंग अनहु के बेडरूम में था। उस जानी पहचानी छत को देखते हुए मैं बस उठकर बैठने ही वाला था कि तभी मेरे सिर में एक तेज दर्द उठा। उस दर्द से मेरी चीख निकल गई। हम, अगर तुम दर्द के मारे मरना नहीं चाहते तो अच्छा होगा कि चुपचाप लेटे रहो और हिलना मत। तभी मुझे महसूस हुआ कि मैं सबकी गोद में लेटा हुआ था। मेरे माथे के घाव पर भी बहुत ध्यान से पट्टी बांधी गई थी। मेरे शरीर में अब थोड़ी ताकत लौट आई थी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सुचिंग अनहु की नाराज आंखों में सीधा देख सकूं। लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एक आंसू की बूंद मेरे चेहरे पर गिरी थी। मेरे चेहरे पर एक गीलापन सा फैल गया। सुचिंगहू की लाल सूजी हुई आंखों को देखकर मैं तुरंत घबरा गया। चोट तो मुझे लगी है, तुम किस लिए रो रही हो? रो मत। क्या यह तुम्हारी वजह से नहीं है? सुचिंगहू ने मेरी छाती पर मुक्का मारा। लाल आंखों के साथ उसने भारी आवाज में कहा, क्या तुम जानते हो तुमने अभी मुझे कितना डरा दिया था? तुमसे किसने कहा था इतना खतरनाक काम करने के लिए? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? एक ठंडी और बॉस जैसी सरा चिंग अनहु का सामना करते हुए मैं फिर भी स्ट्रांग बन सकता था, लेकिन इस तरह रोती हुई सुचिंग के सामने मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने जल्दी से धीमी आवाज में अपनी गलती मान ली। मेरी गलती थी, ठीक है, अब और मत रो। आज जो हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। अगर मैं फिर कभी ऐसे किसी खतरनाक काम में फंसा तो मैं कुत्ता बन जाऊंगा। तुम तो पहले से ही एक नंबर के कुत्ते हो। सुचिंग अनहु ने अपनी आंखों के किनारों से आंसू पोंछते हुए रोते हुए मुझे सही किया। तो अगर मैं दोबारा कुछ खतरनाक करूं तो मैं एक सूअर बन जाऊंगा। क्या ये ठीक है? तुम तो पहले से ही सूअर जितने बेवकूफ हो। एक पल के लिए मुझे समझ नहीं आया कि मुझे गुस्सा होना चाहिए या क्या। मजबूर होकर मुझे कुछ याद आया और दर्द से लड़ते हुए मैं उठकर बैठ गया और अपने होंठ उसके नर्म लाल होंठों पर रख दिए। सुचिंग अनहु की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का मौके का फायदा उठाने की हिम्मत करेगा। पहले हमेशा वो ही शुरुआत करती थी, लेकिन इस बार वांग यू ने शुरुआत की थी। इस किस का एहसास कुछ अलग था। मैं तो बस अपनी पुरानी ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा था। कॉलेज के दिनों में जब भी सु चिंग अनहु थोड़ी सी भी उदास होती थी, मैं उसे किस कर लेता था। किस करने के बाद वो अपने आप उदास होना बंद कर देती थी।
उस वक्त ये ट्रिक बहुत काम करती थी, और सच कहूं तो ये अब भी बहुत काम करती है। बस एक पल के बाद सू चिंग अनहु का रोना बंद हो गया। जब तक मैं उस पोजीशन को और नहीं संभाल पाया और वापस लेट गया, उसने आराम से अपने होठों के कोने चाटे। फिर भी उसने मुझे वार्निंग देते हुए कहा, तुम गंदी मछली, अगर तुमने अगली बार अपनी ऐसी हालत की तो मेरी नजरों से कभी दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। ठीक है, मैंने कमजोर आवाज में जवाब दिया। मैंने तो अभी बस एक सिंपल सी किस का मन बनाया था। किसे पता था कि ये मैडम मौका पाकर अपनी जीभ बाहर निकाल लेंगी। और ऐसी मुश्किल पोजीशन में मैं तो थक कर चूर हो गया था। एक ऐसी गर्लफ्रेंड होना जो ठंडी भी हो और इस तरह चिपकना भी जानती हो, शायद आगे के दिन उसके लिए काफी मुश्किल होने वाले थे। उसने अभी थोड़ी देर भी आराम नहीं किया था कि एरही ने दरवाजा खटखटाया और मामले की रिपोर्ट देने अंदर आ गया। उसे पुलिस डिपार्टमेंट से पता चला था कि वो तीनों गुंडे पुराने रिकॉर्ड वाले क्रिमिनल थे। वो अक्सर लोगों से पैसे लूटते थे। वो बस उन पर मार पीट कर पूछताछ करने ही वाला था, लेकिन उन्होंने खुद ही सब कुछ उगल दिया। यह साफ था कि वांग यू ने उन्हें पीट पीट कर गहरे सदमे में डाल दिया था। और बाद में यह निकला कि वो शू जुन ही था जिसने उन्हें मूनलाइट बाथ हाउस में हंगामा करने के लिए पैसे दिए थे और कहा था कि मौका देखकर वांग यू की जमकर धुलाई करना सबसे सही रहेगा। उसके बाद उन्हें ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों के लिए लॉकअप में रखा जाता। लेकिन खराब किस्मत से इस बार उनका पाला सू चिंग यिंग से पड़ गया था, जो अपने होने वाले पति को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। हफ्ता वसूली और जानबूझकर चोट पहुंचाना। अगर वो कम से कम 5 साल के लिए अंदर नहीं रहते तो बाहर निकलने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। जांग शाओयुए को एक मैसेज भेजकर यह बताने के बाद कि मैं ठीक हूं, मैं आराम करने के लिए वापस बिस्तर पर लेट गया। इस तरह की चोट के साथ मैं पक्का आज रात यहीं रुकने वाला था। रही बात उस छू नाम वाले लड़के की, तो उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझे पिटवाने के लिए किसी को पैसे दिए। एक बार मेरा घाव भर जाए तो वो पक्का उस लड़के को ऐसा सबक सिखाएगा जिसे वो कभी नहीं भूलेगा, और उसे बताएगा कि असली बॉस कौन है। वो बात कम करता है लेकिन बहुत खतरनाक है। डिनर के बाद मैं बड़े से सिंपन्स बेड पर लेटकर छत को देख रहा था कि तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी के पैरों ने मेरी कमर को जकड़ लिया है। मेरे बगल में लेटी सुजिंगिंग, जो अपने हाथ से अपनी चिन टिकाए मुझे देख रही थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुझे सही से याद है तो ऐसा लगता है कि तुमने मुझे आज सुबह गुड मॉर्निंग किस नहीं दी। क्या हमने अभी मेरे उठने पर किस नहीं की थी? वो वाली नहीं गिनी जाएगी? मैं बहुत ही बेचारा लग रहा था। क्या तुम मुझे थोड़ी देर आराम नहीं करने दे सकती? तुरंत ही 2 हाथों ने मेरी गर्दन पकड़ ली। सुचिंगिंग का चेहरा अब ठंडा पड़ चुका था। उसकी आवाज में कोई फीलिंग नहीं थी। वांग यू, मैं देख रही हूं कि तुम फिर से मेरी बात नहीं मान रहे हो। मैं तुम्हें 2 चॉइस देती हूं, या तो तुम उस गुड मॉर्निंग किसका हिसाब पूरा करो, या फिर मैं अभी तुम्हारी अच्छे से क्लास लेती हूं। तुम चुनो। हार कर मैंने दुख के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। माफ करना, पर जब आपकी गर्लफ्रेंड हद से ज्यादा पजेसिव हो तो आप क्या करते हैं? इस बात के बाद आसपास की सभी गलियों में मेरा नाम फेमस हो गया। जितनी ज्यादा अफवाहें फैली, बातें उतनी ही अजीब होती गईं। क्या कहा तुमने? उन 3 गुंडों को अकेले उस वांग युन ने हरा दिया। उसने जानबूझकर अपने सिर पर 2 ईंटें भी खाईं, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो, और वो उन तीनों गुंडों के पीछे भागने लगा। हर किसी की अपनी अलग ही कहानी थी। दूसरी तरफ बाथ हाउस में ये एक हॉट टॉपिक बन गया। बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि हमेशा से कहीं ज्यादा कस्टमर्स आने लगे थे। मुझे लगता है कि आप ये कह सकते हैं कि मैं फेमस हो गया हूं। सुबह के 9 बजे मूनलाइट बाथ हाउस, एक काली BMW आकर रुकी। मैं पूरी तरह से ठीक होकर गाड़ी से बाहर निकला, ताजी हवा में सांस ली, और मुझे अपने पूरे शरीर में एक ताजगी सी महसूस हुई। यही तो आजादी है। ऐसा बोलते हुए मैंने यूं ही अपनी गर्दन से एक लव बाइट को पोंछा। मैं बड़े ही रिलैक्स मूड में बाथ हाउस के अंदर गया। इस वक्त हान कांग अकाउंट बुक्स को सेट कर रहा था। मैंने उसके पास जाकर उसे आवाज लगाई, मोटे, जो कर रहे हो उसे वहीं छोड़ो, अपने टूल्स उठाओ और थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बाहर चलो। ब्रदर वांग यू, आप फिर से जिंदा हो गए? हान कांग थोड़ा हैरान था। आखिर उस दिन वांग यू बहुत बुरी हालत में लग रहा था। अभी 2 दिन ही बीते हैं और वो पहले से ही उठकर चलने फिरने लगा है। बकवास बंद करो और जल्दी से अपना सामान पैक करो। हान कांग ने काउंटर के नीचे से एक लंबा पैक बैग निकाला। वो बोरा किसी डमरू की तरह हिल रहा था। उसने उसे मुझे पकड़ाते हुए कहा कि वो कहीं नहीं जा रहा है। हमेशा मैं ही हूं जो पिटता है। अगर आपको जाना है तो खुद ही जाइए। मैं अब एक मरीज हूं। डॉक्टर ने मुझे कोई भी भारी काम करने से मना किया है। अगर उसे सही से याद था तो आखिरी बार उन्होंने इस बोरे का इस्तेमाल 1 साल पहले किया था। एक शराबी बाथ हाउस में हंगामा कर रहा था और उसने शाओयुए को थप्पड़ मार दिया था। उस रात
वांग यू बदला लेने के लिए उसे घसीटते हुए उस आदमी के दरवाजे तक ले गया था। आखिर में वो शराबी आधा महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। एक बार जब यह बात बाहर फैल गई तो किसी की भी बात हाउस में हंगामा करने की हिम्मत नहीं हुई। यहां तक कि चोर भी आने की हिम्मत नहीं करते थे। हे, मैंने उसकी तरफ देखा। क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये उन 3 गुंडों के पीछे के मास्टरमाइंड की बात है। तब हान कांग ने जैसे किसी चीज से जोश में आकर टेबल पर जोर से हाथ मारा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में 2 लपटें तेजी से जल रही हों। वो फिर से नीचे झुका जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। जब वो वापस खड़ा हुआ तो उसके हाथ में एक प्लास्टिक की बाल्टी थी। ब्रदर यू, जल्दबाजी मत कीजिए, मुझे पब्लिक बाथरूम से कुछ लेकर आने दीजिए। 10 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखे बात करते हुए बाहर निकले। तभी जांग शाओयुए मार्केट से वापस लौट आई। उन दोनों को बाहर जाते हुए देखकर उसने शक के साथ पूछा, ब्रदर यू, तुम मोटे सांड, तुम दोनों कहां जा रहे हो? शाओयुए, तुम मुझे मोटा बुला सकती हो, लेकिन क्या तुम इसके आगे ये गंदी गालियां लगाना बंद करोगी? आखिर मैं तुमसे बड़ा हूं। समझ गई छोटे मोटे, मैंने अपना हाथ हिलाया। शाओयुए, मोटा और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, प्लीज दुकान का ध्यान रखना, कुछ भी हो तो हमें कॉल करना। वो दोनों अपने टूल्स लेकर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठ गए। जांगचेंग के एक क्लब में दोपहर का समय था। छू जुन अपने पुराने बिगड़े हुए दोस्तों के साथ गा रहा था। अपनी बाहों में लड़कियों को लिए सोफा पर बैठकर वो अपना गुस्सा निकाल रहा था। रही बात सिया सीफे की, तो वो काम पर गई हुई थी। आखिर वो एक कंपनी ब्रांच की इंचार्ज थी। वो हर दिन उसके साथ नहीं रह सकती थी, वरना उसकी इतना उड़ने की हिम्मत नहीं होती। किसी ने हंसते हुए पूछा, ब्रदर जून, आज आप कुछ अच्छे मूड में नहीं लग रहे हैं। मेरा दिमाग खराब है, भाड़ में जाओ, जूजुन ने गाली दी। उसने असल में उन 3 गुंडों को वांग यू को सबक सिखाने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन आखिर में उसे सबक सिखाना तो दूर, वो तीनों गुंडे ही जेल में डाल दिए गए। उन्हें मुंह न खोलने के लिए उसे बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़े थे। दूसरे इंसान ने खुशी से कहा, मूड अच्छा नहीं है तो फिर भाभी को कॉल कर लो ना, वो आकर तुम्हारे साथ रहेंगी। अगर तुमने ये बात नहीं छेड़ी होती तो सब ठीक रहता, लेकिन इस बात ने चूजुन को और भी ज्यादा परेशान कर दिया। अब सिया परिवार की वो बुढ़िया उसे अपना दुश्मन मानती है। कल वो असल में शाह सीफई के साथ सोना चाहता था ताकि सब कुछ ऑफिशियल हो जाए और उसका परिवार कोई दिक्कत ना जता सके, लेकिन आखिर में शाह सीफई ने उसे मना कर दिया। अब तो वो उसे गले तक नहीं लगाने देती। ये सोचकर उसका मूड खराब हो गया। वो फ्रस्ट्रेशन में खड़ा हुआ और बाहर चला गया। मैं पहले जा रहा हूं, तुम लोग एंजॉय करो। जैसे ही वो बार के मेन दरवाजे से बाहर निकला, उसे लगा कि उसे टॉयलेट जाना है, इसीलिए वो बगल वाली छोटी सी गली में चला गया। जैसे ही उसने खुद को हल्का करने के लिए अपनी बेल्ट खोली, एक काले साये ने उसे घेर लिया। उसे बस अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ। एक बोरे की तेज बदबू उसकी नाक से टकराई। कौन है? जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके लिटिल जून पर जोर से लात मारी हो। दर्द के मारे उसका शरीर सुन्न पड़ गया। उसके मुंह से एक चीख तक नहीं निकल पाई। गली में वांग यू और हान कांग अपने काम में सफल होकर उसे बेरहमी से पीट रहे थे। बचाओ! लेकिन खराब किस्मत से किस्मत में यही लिखा था कि कोई भी उसकी मदद की पुकार नहीं सुनेगा। 10 मिनट बड़ी जल्दी बीत गए, ये देखकर कि हमने उसे काफी पीट लिया है। मैंने हान कांग को रोका, जिसका मन अभी भी नहीं भरा था। चलो ठीक है मोटे, इससे ज्यादा मारा तो हम उसकी जान ही ले लेंगे। अपना सीक्रेट हथियार इधर लाओ। चलो काम खत्म करते हैं और यहां से निकलते हैं। ओह ठीक है, मैं इस बच्चे को छोड़ देता हूं। हान कांग ने अपना चाबुक वापस रखा, मुड़ा और गली से बाहर चला गया। यह पक्का किया कि आसपास कोई नहीं है और फिर भाग गया। जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक भारी सी छोटी प्लास्टिक की बाल्टी थी। अंदर से एक ऐसी बदबू आ रही थी जिसे बताया नहीं जा सकता। अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी और पहनने के लिए एक मास्क निकाल लिया। हान कांग ने हंसते हुए धीरे धीरे बाल्टी का सारा माल उस पर उड़ेल दिया और बोला, हे, इस बार तो इस लड़के की अच्छे से बैंड बज गई। ये सब खत्म करने के बाद वो दोनों चुपचाप वहां से चले गए। और ये तो बस थोड़ा सा बदला था जो वांग यू ने वसूला था। असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। उसी दोपहर एक फोन कॉल आने के बाद शाह सीफई, जो अपनी कंपनी में काम कर रही थी, जल्दीबाजी में वहां से निकली और पूरी स्पीड में गाड़ी चलाते हुए हॉस्पिटल पहुंची। जब वो वहां पहुंची तो शू झुन के सभी बिगड़े हुए दोस्त हॉलवे में खड़े थे। उनके चेहरे अजीब लग रहे थे। शाह सीफई ने जल्दी से तेज आवाज में पूछा, आखिर हुआ क्या है? आज जुन को अचानक से किसने पीटा और वो हॉस्पिटल में कैसे आ गया? उनमें से एक ने डरते हुए कहा,
भाभी, हमें भी नहीं पता कि क्या हुआ। जैसे ही वो बार से बाहर निकले, ब्रदर जून की ये हालत हो गई। आप खुद ही अंदर जाकर उनसे क्यों नहीं पूछ लेती? शासीफाई गुस्से में आगे बढ़ी और उसने हॉस्पिटल के कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। इससे पहले कि वो अंदर कदम भी रख पाती, एक ऐसी भयानक बदबू बाहर आई जिससे किसी को भी उल्टी आ जाए। उसने बिना सोचे दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन आखिर में उसने दांत भींचे और अंदर चली गई। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे शुजून ने जैसे ही शासीफाई को अंदर आते देखा, वो तुरंत परेशान हो गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। सिफाई, तुम्हें मेरे लिए खड़ा होना पड़ेगा। उसने अपने पूरे शरीर के दर्द को भुला दिया और लाल आंखों के साथ बोला, यह सब उस कमीने वांग यू का काम है। वो जरूर हमारे साथ होने से जलता होगा। इसीलिए जब तुम यहां नहीं थी तो उसने चुपके से लोगों को बुलाया, मेरे सिर पर एक बोरा डाला और मुझे पीट पीट कर इस हालत में पहुंचा दिया। पिछले कुछ दिनों से श्यासीफाई पहले से ही गुस्से में थी, क्योंकि उसका परिवार उसे शुजून के साथ नहीं रहने दे रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलत किया है। अगर शुजून और वांग यू को कंपेयर किया जाए तो शुजून साफ साफ ज्यादा बेहतर था। फिर हर कोई इसके इतने खिलाफ क्यों था? अब अपने प्यार को रोते हुए सुनकर उसके दिल का गुस्सा आखिर में फूट पड़ा। यह फिर से वांग यू है। हॉलवे में खड़े लोगों को घूरते हुए उसकी आंखें बड़ी हो गईं। तुम लोग इधर आओ और मेरी मदद करो। मेरे साथ चलो, हमें उससे जवाब मांगना है। आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन फिर भी चुपचाप मान गए। पास आए, हॉस्पिटल के बेड के पहियों को खोला और बेड को एक साथ बाहर की तरफ धकेल दिया। शाम के 4 बजे मूनलाइट बाथ हाउस। यह बाथ हाउस में सबसे शांति का समय होता था। कस्टमर्स आमतौर पर नहाने के तुरंत बाद चले जाते थे और कस्टमर्स के आने के लिए कम से कम शाम 7 बजे तक का इंतजार करना पड़ता था। कुछ काम न होने की वजह से मैं, मोटा और शाओयुए काउंटर के पीछे गेम्स खेलने के लिए इकट्ठा हो गए। अचानक बाहर से ब्रेक लगने की तेज आवाज आई। जैसे ही मैंने कंफ्यूजन में अपना सिर घुमाया, दरवाजे से एक जानी पहचानी लेकिन गुस्से से भरी आवाज आई, वांग यू। शा सीफई लाल होकर अंदर आई। उसकी लाल आंखें हानकंग और जंग शाओयुए को पार करते हुए आखिर में मुझ पर आकर टिक गईं। उसने बिना कोई बात किए तेजी से कदम आगे बढ़ाए और उसी वक्त अपना हाथ उठा लिया। हवा की साए साए के साथ एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर लगने ही वाला था कि तभी एक हाथ ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। मैंने आसानी से उसका हाथ पकड़ा, अपना कान खुजलाया और फिर बिना सोचे पलटकर उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी आधी ताकत तो लगा ही दी थी। छटाक! थप्पड़ की वो करारी आवाज उस बड़े से हॉल में गूंज उठी। जियांग शाओयुए का मुंह सदमे से खुला का खुला रह गया और श्या सीफई के राइट गाल पर 5 उंगलियों का एक गहरा लाल निशान साफ देखा जा सकता था। उसकी आंखों में यकीन न कर पाने वाला भाव था। बचपन से लेकर आज तक किसी की भी उसे मारने की हिम्मत नहीं हुई थी, और फिर भी वांग यू ने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत की थी। मुझे घूरने वाली उसकी डरावनी नजरों को देखकर मैंने मुंह बनाया। तुम क्या देख रही हो? तुमने पहले हाथ उठाया था। इसे ही तो सेल्फ डिफेंस कहते हैं। पास ही खड़े हानकांग ने जब यह सुना तो वो फुसफुसाते हुए याद दिलाने के लिए मेरी तरफ झुका। ब्रदर यू, सेल्फ डिफेंस सिर्फ तब होता है जब आप पर गलत तरीके से हमला किया जा रहा हो और आप उसे रोकने के लिए कुछ करते हैं। उसे सेल्फ डिफेंस कहते हैं। उसने तो अभी तक आपको छुआ भी नहीं था। अगर सच में देखा जाए तो आपने जो किया उसे सेल्फ डिफेंस नहीं कहते। यह सुनकर मैंने शर्म से अपना सिर खुजलाया। क्या ऐसा है? खैर, अब तुम कर भी क्या सकते हो? मैं ऐसे ही खड़े होकर अपने चेहरे पर थप्पड़ पड़ते हुए तो नहीं देख सकता ना। इस वक्त श्या सीफई अभी भी उस थप्पड़ के सदमे से बाहर नहीं आई थी और लोगों का एक ग्रुप भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया, जो हॉस्पिटल के बेड पर लेटे शुजून को धकेलते हुए ला रहे थे। जब शुजून ने वांग यू को देखा तो उसके चेहरे पर एक खतरनाक गुस्सा आ गया। लेटे हुए शुजून ने गुस्से में कहा, वांग यू, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नफरत करते हो। सिफई इतनी खूबसूरत है तो तुम्हारा उसे पसंद करना समझ आता है। मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हें पता है कि वो मुझे पसंद करती है और तुम इस बात को मान नहीं कर पा रहे हो। लेकिन एक आदमी के तौर पर मुझे तुमसे नफरत है। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे आमने सामने लड़ो। ऐसे पीछे से छुपकर हमला करने में क्या बहादुरी है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बेशर्म और घटिया इंसान निकलोगे। इन बातों से श्या सीफई को जैसे होश आ गया। उसने एक दर्द भरे चेहरे के साथ फिर से ऊपर देखा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। वांग यू, तुमने मुझे बहुत दुखी किया है। मैं जानती हूं कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो, लेकिन तुम फेयर तरीके से भी तो लड़ाई कर सकते थे। लेकिन आजून बेकसूर है। तुम्हें जाकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी करने की क्या जरूरत थी? मैं मानती हूं कि एक पल के लिए मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी, लेकिन आज वाले तुम्हारे रूप ने मुझे बहुत ज्यादा दुखी किया है।
हान कांग इन बातों को सुनकर जैसे इमोशनल हो गया था और अपने ही दिमाग में न जाने क्या क्या कहानियां बना रहा था। उसने वांग यू का हाथ खींचा और फुसफुसाते हुए कहा, ब्रदर, मुझे कभी नहीं पता था कि आप इतने सच्चे इंसान हैं। पहले मैं आपको गलत समझता था। अगर आप सच में इस औरत को पसंद करते हैं तो आप मुझे बता सकते थे। हालांकि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैंने एक गहरी सांस ली और दांत पीसते हुए कहा, मोटे घूमो। किस लिए? हान कांग को समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वो चुपचाप घूम गया। अरे, हमारे रिश्ते को देखते हुए ऐसा क्या है जो मैं नहीं देख सकता, है ना? अगर आप माफी मांगना चाहते हैं तो जल्दी मांगिए ब्रदर, मैं आप पर हंसूंगा नहीं। उसके इतना बोलते ही एक जोरदार लात उसके पिछवाड़े पर पड़ी। आउच! की एक चीख के साथ हान कांग जमीन पर जोर से गिरा और अपना पिछवाड़ा पकड़कर जमीन पर लौटने लगा। मेरा चेहरा अभी भी गुस्से में था और मैंने कहा, धत तेरे की, आज मैं उस आदमी को पीटने में इतना बिजी था कि मैं तुम्हें पीटना ही भूल गया। शाओ यूं, इस मोटे सांड को घसीट कर यहां से ले जाओ, मैं यहां सब संभाल लूंगा। अगर मैंने इस मोटे को यहां रुकने दिया तो मेरी जिंदगी भर की इज्जत एक ही पल में मिट्टी में मिल जाएगी। बहुत जल्दी ही जांग शाओयुए ने हनकंग का कान पकड़ा और उसे घसीटते हुए ऊपर ले गई। जैसे ही वो ऊपर गए, बाथ हाउस के बाहर से ब्रेक लगने की एक और तेज आवाज आई। फिर जियांग शुकवीन, जिसे मैंने काफी समय से नहीं देखा था, अंदर आई। शा एक्सिफे, जिसके चेहरे का एक हिस्सा लाल और सूजा हुआ था, वो थोड़ी हैरान थी। मॉम, आप यहां क्यों आई हैं? किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन जियांग शुकविन ने बिना कुछ कहे अपना हाथ उठाया और उसके लेफ्ट गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। शा शिफई ने अपना चेहरा पकड़ लिया और लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हट गई। वो जमीन पर गिरने ही वाली थी। अपने बिखरे हुए बालों के साथ उसने ऊपर देखा और यकीन न कर पाने की हालत में अपना मुंह खोला। मॉम, आपने मुझे फिर से मारा? ये कंफर्म करने के बाद कि वांग यू ठीक है, जांग शुकिन ने एक कड़क चेहरे के साथ अपनी बेटी की तरफ देखा और दांत पीसते हुए ठंडी सांस लेकर कहा, मैं तुम्हें इसलिए मार रही हूं क्योंकि तुमने एक बेवकूफी भरा काम किया है। तुम्हारे पिता और मैंने बचपन से ही तुम्हें बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है। इसी वजह से तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी बिगड़ चुकी है। अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगी तो तुम पक्का कोई बड़ा सीन क्रिएट कर दोगी। हालांकि मुझे नहीं पता था कि जियांग शुकविन इतने सही समय पर कैसे आ गईं, लेकिन मैंने फिर भी इज्जत के साथ उन्हें बुलाया। आंटी जियांग, बहुत दिनों बाद मिले। अब जब मेरा श्या शीफई से डिवोर्स हो चुका है तो साफ सी बात है, मैं अब उन्हें मॉम नहीं बुला सकता। श्या परिवार में मेरे 3 सालों के दौरान, हालांकि श्या सिफे हमेशा अपने पहले प्यार के बारे में ही सोचती रहती थी, लेकिन उसके माता पिता ने शुरू से लेकर आखिर तक हमेशा मुझे अपने सगे बेटे जैसा प्यार दिया। उन्होंने कभी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। इसीलिए मुझे अभी भी उन्हें आंटी जांग ही बुलाना था। जांग शुकिन ने रुखे मन से सिर हिलाया। उनके दिल का गुस्सा अब और भी ज्यादा भड़क रहा था। हजारों में से चुना गया इतना परफेक्ट दामाद खुद उनकी अपनी बेटी ने ही बर्बाद कर दिया था। अच्छा हुआ कि वो हमेशा खुद को शांत रखने पर फोकस करती थी, वरना वो तो गुस्से से ही मर गई होती। अपनी मां को एक बाहर वाले के साथ अपने से भी बेहतर बर्ताव करते देख शा शिफई को एक और झटका लगा। उसे अपने साथ बहुत बुरा लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। रही बात उसके बगल में लेटे शुजून की, तो वो अंदर ही अंदर बहुत खुश था। आगे बढ़ो और सीन क्रिएट करो। सीन जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा है, तभी तो मुझे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। शा शिफई ने अपनी सिसकियों को दबाया, वांग यू की तरफ उंगली उठाई और गुस्से में अपनी मां की तरफ देखते हुए कहा, मॉम, क्या आप अभी भी नहीं देख सकती कि ये लड़का एक विलेन है? ऐसे समय में भी आप उसे ही सपोर्ट कर रही हैं। जियांग शुकविन गुस्से से उबल रही थी। उन्होंने बस शा एक्सिफे को आगे बोलते हुए सुना, वांग यू उतना भी अच्छा नहीं है जितना आप सोचती हैं। वो इस बात से जलता है कि मैं आज उनको पसंद करती हूं और उसने इसे पीट पीट कर इस हालत में पहुंचाने की हिम्मत की। यही है आपका वो अच्छा दामाद जिसे आपने चुना है। यह सुनकर मुझे पता चल गया कि अब मेरी बारी है, क्योंकि अगर मैंने शूजून पर हाथ उठाने की हिम्मत की थी तो पक्की बात है कि मैंने चा शिफेई से निपटने का भी कोई ना कोई तरीका पहले ही सोच लिया था। मैं बस अपनी जेब में हाथ डालकर फोटोज का एक बंडल निकालने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि जांग शुकिन ने अपने हैंडबैग से फोटोज का एक बंडल निकाला। करीब 20 फोटोज रही होंगी। उन्होंने वो फोटोज अपनी बेटी के मुंह पर मारी और गुस्से से बोली, खुद ही अपनी आंखों से देख लो, यही है वो आदमी जिसे तुम पिछले 3 सालों से पसंद कर रही हो।